नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपकी डेट क्या है ना? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये पता हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी डेट क्या है, तो नोटिफिकेशन के इंतजार से पहले आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर लें। तो आज ऐसे दो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर होते हैं, और ऐसे टॉपिक कंसीडर होते हैं जिनको यूपीटेट के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। न केवल यूपीटेट के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर जो कि स्टेट लेवल का टेट हो। ये दो ऐसे महान विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनको जरूर लिया जाता है। तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? राजी खुशी ठीक ठाक? चलिए, जय भवानी जी, गुड मॉर्निंग जी। सभी की गुड मॉर्निंग एक्सेप्टेड है, सभी की जय भवानी एक्सेप्टेड है, सभी का राम राम एक्सेप्टेड है। चलिए, तो अब्राहम मैस्लो और रॉबर्ट गैने साहब के बारे में बात करेंगे। हाँ, पहचानने को नहीं आएगा कि कौन से अब्राहम मैस्लो हैं और कौन से रॉबर्ट गैने हैं। कल को कोई बच्चा कहने लगे मैम बताइए इनमें से कौन से रॉबर्ट गैने हैं, कौन से अब्राहम मैस्लो हैं। कतई अगर पूछ भी लिया तो फिर मैम हम कैसे बताएंगे? तो पूछने के लिए नहीं आएगा कि पिक्चर पहचान रॉबर्ट गैने कौन और अब्राहम मैस्लो कौन। बेसिक जो चीज आएगी वो ये आएगी कि इनके विचार क्या हैं जिनको आप और हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप इस क्लास को 101% प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे और इस तरीके की क्लासेस आपको यूट्यूब पर कंटिन्यूअसली मिलें जिनमें आपको टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाए और साथ ही साथ उनकी थ्योरी भी आपको बताई जाए। थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीजों को अच्छे पकड़ बनाई जाए। तो इसके लिए रोज आपके लिए दोपहर 1 बजे ये एक टाइम टेबल है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो पर डे आपकी प्रैक्टिस हो सके, यूपीटेट के लिए आधार सीरीज जो आपके आधार को जबरदस्त तरीके का क्या दे पाएगी, एक फाउंडेशन दे पाएगी। तो ये क्या है? आधार सीरीज है। तो मंडे को हिंदी कराएंगे शीतल मैम, ट्यूसडे को एसएसटी कराएंगे नीरज सर, वेडनेसडे को ईवीएस कराया करेंगे अंकित चौधरी सर, थर्सडे को संस्कृत हुआ करेगी शीतल मैम की, फ्राइडे को साइंस हुआ करेगी आकाश सर की, सैटरडे को इंग्लिश हुआ करेगी अनुज सर की, और संडे को सीडीपी हुआ करेगी गार्गी मैम की। और मेरी जो सीडीपी हुआ करेगी संडे को ये 10 AM हुआ करेगी। ठीक, इसी तरीके से ट्यूसडे को जो एसएसटी होगी नीरज सर की, है ना। और मैं आपको बता दूं जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनकी मैथ्स जो हुआ करेगी, तो बाकी सब तो 1 PM होगा, लेकिन ट्यूसडे को मैथ्स जो होगी, क्योंकि एसएसटी वाले एसएसटी कर रहे होंगे और मैथ्स वाले मैथ्स कर रहे होंगे लेवल 2 में जिनका मैथ्स होगा, तो मैथ्स ज्ञानेंद्र सर 6 बजे लिया करेंगे। क्योंकि कारण है आप सब जानते हैं, ज्ञानी भैया की गवर्नमेंट जॉब है ना, बढ़िया बालकों को पढ़ा के आते हैं तो बेचारे शाम में आते हैं, तो शाम में तुम्हारी क्लास लेते हैं। तो ज्ञानी भैया आपकी क्लास कब लिया करेंगे? शाम 6 बजे लिया करेंगे ट्यूसडे को। और संडे में जो मेरी क्लास होगी वो 1 PM नहीं होगी, वो होगी 10 AM। बाकी सबकी क्लास आपकी 1 PM पर आपको देखने को मिलेगी। आप में से जो भी बच्चा प्रखर बैच में जुड़ा है, आपको बता दूं ये आपका टाइम टेबल है जिसे फॉलो किया जा रहा है। यानी आपकी 4 क्लासेस इस समय चल रही हैं और आपके पास अच्छा खासा रिवीजन का समय है, जिसमें 8 बजे मैथ्स है, 11 बजे हिंदी है, 4 बजे सीडीपी है, 5 बजे इंग्लिश है। तो आपके पास यूपीटेट के लिए अच्छा खासा समय है कि 1 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन लगाया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। और जो संडे होता है तो संडे में आपको पता है आपकी क्लास नहीं होती है। ठीक है ना साहब? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पे बात करते हैं। बिल्कुल अंकित भैया कराएंगे, बिल्कुल 101% अंकित सर कराएंगे। प्रखर बैच लेवल 2 जो है उनकी क्लासेस ये देख लें, उनकी क्लासेस कौन कौन सी चल रही हैं। तो उनकी क्लासेस का टाइम टेबल ये है। लेवल 2 वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो एसएसटी कर रहे हैं, जैसे ये हिस्ट्री हो गया एसएसटी का, पॉलिटी हो गया एसएसटी का, तो ऐसे में अगर उनके पास एसएसटी है तो वो बायोलॉजी और मैथ्स की क्लास नहीं ले रहे होंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों के पास कितनी, एक दिन में 5 क्लासेस हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से, आपका जो 1 PM का शेड्यूल है वो एकदम फ्री है, लॉट एकदम खाली रहता है। तो पर डे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बढ़िया लगेगा ना? ये बेहतरीन तरीके का
हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप साथ के साथ कर पाएंगे। प्रखर बैच में जो भी बच्चा एनरोल होना चाहता है, आपको कुछ नहीं करना, TWA20 कूपन कोड लगाना है, चाहे कॉम्बो बैच लेना हो चाहे इंडिविजुअल, और आप इसे बहुत ही कम प्राइजेस में गेन कर सकते हैं। ठीक साहब, चलिए, ये जितनी भी पीडीएफ होती हैं, ये पीडीएफ आपको मिलती हैं आपके टारगेट विद अंकित ऐप में फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर, टीचिंग एग्जाम TWA में जाकर यूपीटेट 2026 ये फोल्डर ढूंढना और उसके बाद यहाँ पर शुरुआत होगी। चलिए, बिना समय गवाए हुए यहाँ आते हैं। बेटा, थ्योरी ऐसे थ्योरी नहीं कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर समझाए जाएंगे, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आंसर टिक करा के भाग जाएगा टीचर, है ना। वहां बताएगा तो सही ना कि क्या कहा था, किसने क्या कहा था, तो आपका एक अच्छा सा रिवीजन होगा वो थ्योरी, वैसी थ्योरी। ठीक साहब, आ जाओ। तो चलिए आते हैं, बढ़िया तरीके से लगते हैं, जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो पहले आपसे पूछा है निचले स्तर की कमी की आवश्यकताओं को, यानी अभी हम शुरुआत में 25 क्वेश्चन के करीब अब्राहम मैस्लो के करेंगे। एक भी दिक्कत ही नहीं आएगी। अब्राहम मैस्लो 0 से हीरो लेवल तक एक एक चीज आप यहां पर समझ जाएंगे। तो देखिए भैया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना कि भैया निचले लेवल की कमी की आवश्यकताओं को कम से कम आंशिक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने पहले 5 लेवल दिए, बाद में दिए 6ठा लेवल। तो ये जो निचले लेवल की जो कमियां हैं, जिन्हें डी नीड्स कहते हैं, कि भैया प्यार की, भैया सुरक्षा की, भैया भोजन पानी की, तो उसको कम से कम आंशिक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि आप सीधे हायर लेवल की आवश्यकताओं पर पहुंच जाएं और किसी व्यक्ति के व्यवहार को गाइड कर सकें। इसके लिए बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने किस शब्द का प्रयोग किया कि पहले नीचे वाली जो है आवश्यकताओं को पूरा करना है, फिर ऊपर वाली आवश्यकता को पूरा करना है। तो ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी, कि पहले नीचे वाली को कंप्लीट करो, निचले स्तर भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, है ना, सुरक्षा, इनको कंप्लीट करो, फिर जाओ हायर लेवल पे, जैसे कि आत्मसंतुष्टि, जैसे कि आपका 6ठा जो लेवल उन्होंने दिया सेल्फ ट्रांसेंडेंस, यानी कि आप उस स्थिति पे पहुंच रहे हो कि खुद से भी परे पहुंच रहे हो। बोले ये हायर लेवल पर बाद में पहुंचना है, निचले लेवल पर पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि नीचे वाली बहुत ज्यादा प्रबल या शक्तिशाली है। तो इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? प्रीपोटेंसी। क्या कहते हुए प्रीपोटेंसी कहा? कि निचले लेवल की, क्या कहा? कि निचले लेवल की जो डी नीड्स है, निचले लेवल की डी नीड्स, निचले लेवल की डी नीड्स ज्यादा प्रबल होती हैं, ज्यादा प्रबल या कह सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज्यादा प्रबल या ज्यादा क्या होती हैं? शक्तिशाली होती हैं। तो इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया कि पहले निचले वाली कंप्लीट होंगी, फिर ऊपर वाली कंप्लीट होंगी, ठीक है ना। जब निचली वाली कम से कम थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, तब जाके आप ऊपर वालों पर जाओगे। अगर निचली वाली थोड़ी बहुत भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर ऊपर वाले पे नहीं जाना, क्योंकि नीचे वाली कंप्लीट होके फिर ऊपर वाली पे जाना है। इस टर्म को क्या कहा जाता है? प्रीपोटेंसी। क्या कहा जाता है? प्रीपोटेंसी। होमियोस्टेसिस का शब्द आप किसके साथ पढ़ते हो? तो आप कहोगे कि होमियोस्टेसिस हम क्लार्क हल के सिद्धांत में पढ़ते हैं, जब वो कहते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए उत्तेजित क्यों होते हैं, तो क्लार्क हल ने कहा भैया इसलिए उत्तेजित होते हैं कि होमियोस्टेसिस यानी सम स्थिति में अभाव पैदा हो जाता है। आत्मसिद्धि ये इनके सिद्धांत का 5वां चरण है। मेटाकॉग्निशन या मेटा मोटिवेशन, अंदर से खुद से अभिप्रेरित होना, जिनको आत्मसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना साहब। तो पहले क्वेश्चन में पड़ी गुगली और तुमने करा ताला लाला ला। आ जाओ भैया, समझ में आ गया ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी दृष्टिकोण को तीसरी शक्ति कहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये पहले भी कहा है, कराया है। दूसरी शक्ति किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान में दूसरी शक्ति किसे कहा जाता है? और मनोविज्ञान में पहली शक्ति किसे कहा जाता है? तीसरी शक्ति मानवतावाद को कहा जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण तीसरी शक्ति है, पहली शक्ति और दूसरी शक्ति
कौन कौन सी है? तो भैया अब्राहम मैस्लो ने साइकोलॉजी के अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को थर्ड फोर्स कहा। उनके सैद्धांतिक ढांचे के अकॉर्डिंग विचार के कौन से दो स्थापित मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पहली और दूसरी शक्ति हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हमेशा कराती हूं। पहली शक्ति नहीं, गलत। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में ध्यान होना चाहिए वरना नुकसान हो जाता है। एक ने ए बोला, बाकी सबने भी ए बोल दिया, यानी किसी ने भी क्लास में पहले कराई हुई बात पे ध्यान नहीं दिया। पहली शक्ति व्यवहारवाद, दूसरी शक्ति मनोविश्लेषण और तीसरी शक्ति मानवतावाद। हमेशा याद रखना, पहली शक्ति क्या है? व्यवहारवाद। पहली शक्ति आपका व्यवहार। कैसे याद रखोगे कि मनोविज्ञान कहता है कि पहली शक्ति व्यवहारवाद। पहली शक्ति क्या है? व्यवहारवाद है। पहली शक्ति क्या है? व्यवहारवाद, ठीक है ना। सॉरी, पहली शक्ति ये इन्होंने आगे पीछे कर दिया ना। पहली शक्ति व्यवहारवाद क्यों है भैया? पहली शक्ति तो मनोविश्लेषणवाद है, दूसरी शक्ति व्यवहारवाद है। ये है ना, आगे ऑप्शन गड़बड़ाता हुआ आया है, इसको लिख लेना, दूसरी शक्ति याद रहेगा। और पहली शक्ति क्या है? मन को जानना। मैं यही कहूं, ये कैसे ऑप्शन में गड़बड़ी है भैया? पहली शक्ति हमसे ही गलत बुलवा दे रहा है, ठीक है ना। तो पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति मनोविश्लेषणवाद, उसके बाद आया व्यवहारवाद। आपको याद होगा 1900 में मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद 1913 में आ रहा है, और तीसरी शक्ति मानवतावाद बाद में आ रही है। तो कैसे याद रखना है बेटा जी? ऑप्शन इस तरीके से था कि कायदे में ये आगे आना चाहिए था, ठीक है ना, ये आगे आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तुम याद रखो, पहली शक्ति है कि मन का विश्लेषण हम खुद कर लें, दूसरी शक्ति है फिर अपने व्यवहार को सुधार लें और दूसरों के व्यवहार के सामने बड़े तमीज का व्यवहार कर लें, और तीसरी शक्ति फिर है कि आप मानव के तौर पर अच्छे बच्चे बन सकें। यानी पहली शक्ति क्या बोलोगे? पहली शक्ति बोलो मनोविश्लेषण, यानी साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड वाला, कि आप खुद का एनालाइज कर सको। दूसरी शक्ति व्यवहार, खुद के व्यवहार को समझ सको। और तीसरी शक्ति मानवतावाद, यानी कि मानव बन सको अच्छे। तो पहली, दूसरी, तीसरी याद रखेगी। पहले खुद के मन को समझना, फिर व्यवहार अच्छा करना, फिर मानवता के लिए कुछ करना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों शक्ति हमें याद रहेगी, ठीक है ना साहब। अच्छा, ये तीनों शक्तियों के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो याद रखना, ये अब्राहम मैस्लो ने परिभाषित किया। किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने किया है, ठीक है ना। क्यों किया है? देखिए साहब, पहली शक्ति मनोविश्लेषणवाद था, दूसरी शक्ति व्यवहारवाद था, जो कि बीएफ स्किनर है ना, जेबी वॉटसन, ये सब लेकर आए। तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, जो कि मानवतावादी हैं, इन्होंने कहा कि भैया इन दोनों ही शक्तियों में कमियां हैं। क्या कमी है? कि ये इंसान को केवल जानवर या अचेतन इच्छाओं का गुलाम मानते हैं। क्या मानते हैं? इंसान को जानवर की तरह मानते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं जैसे जानवर का व्यवहार बदल सकते हैं, वैसे ही इंसान का व्यवहार बदल सकते हैं। और सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि हम तो अपनी अचेतन इच्छाओं के गुलाम हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, तीसरी शक्ति मानवतावाद है कि हम बेसिकली मानव को एक अच्छे मानव के रूप में रखेंगे। याद रहेगा कि आलोचना भी क्यों की है? क्योंकि पहली शक्ति, ये मनोविश्लेषणवाद कहता है कि इंसान अचेतन इच्छाओं का गुलाम, व्यवहारवाद कहता है कि जैसे जानवर का व्यवहार बदला जा सकता है ऐसे ही इंसान का। लेकिन फिर मानवतावादी सिद्धांत लेकर आए अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, और इन्होंने कहा कि एक्चुअली एजुकेशन क्या होनी चाहिए? मानवतावादी दृष्टिकोण से होनी चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मानवतावादी कौन है, जो कि ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन कैसी हो, मानव को अच्छा बनाने के लिए हो, तो उसमें दो लोगों का नाम लिखना। एक तो लिखना अब्राहम मैस्लो, क्या नाम लिखोगे? एक तो अब्राहम मैस्लो और दूसरे कौन है? कार्ल रॉजर्स लिखना। क्या लिखना? कार्ल रॉजर्स लिखना। आगे आ जाओ। अब्राहम मैस्लो के आत्म सिद्धि के सिद्धांत में एक शब्द है जिसे हम जोना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या परिभाषित करता है? जिसे हम क्या कहते हैं? जोना कॉम्प्लेक्स। ये क्या परिभाषित करता है? ये जोना कॉम्प्लेक्स क्या परिभाषित करता है? तो अब्राहम मैस्लो ने ये कहा कि पांचवा चरण है इनका, कि जिसे बोलते हैं आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि का मतलब होता है कि आप जो करने के लिए इस दुनिया में आए हो, आप उसको जानते हो, आप वो कर पाओ। लेकिन उस आत्म सिद्धि के सिद्धांत में ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जोना कॉम्प्लेक्स। तो जोना कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सी, अच्छा तुक्का ही मार रहे हो आप। जोना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिलता।
ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को अपनी ही बेस्ट क्षमताओं, सफलताओं और महानता से डर लगने लगे। यानी लोग अपनी असली क्षमता को पहचानने से बचें। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है, मैं इस काम को बहुत बेहतर कर सकता हूं। लेकिन जान दे रहे यार, कौन करेगा, नई जिम्मेदारियां भी तो आएंगी और फिर कितना काम रुक रुक के करना पड़ेगा, कितना बदलाव करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में। अभी क्या है, मस्त घूमते हैं, मस्त चिल करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों में घूमते हैं। अगर इस काम को अपन ने कर लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपको पता है, आपके भी हाथ हैं, बॉयज से कह रही हूं मैं, अपने लड़कों से कह रही हूं कि खूब बढ़िया हाथ हैं, ये कल को अपनी बीवियों को गोदी में उठा उठा के घूमेंगे। लेकिन आज इनको मम्मी कह दे, इनको बहन कह दे, इनको पापा कह दे कि वहां से सिलेंडर लिया, क्या पापा मैं पढ़ने बैठा हुआ था क्लास में गार्गी मैम की, मैं आपने मुझे उठा लिया, आपने मुझे उठवा दिया। मम्मी कह रही है कि बेटा इसको कर दे, है ना, पंखा साफ करवा दे, मम्मी यही काम रह गया मुझ पे। तो इसको बोलते हैं जोना कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही कल को आपको पता है आपकी बेस्ट एबिलिटी, सर्वश्रेष्ठ क्षमताएं आप पहचानते हो, आत्मसिद्धि आपने कर रखी है, अपनी असली क्षमता आप पहचानते हो, लेकिन उसको दुनिया के सामने उजागर करने से डरते हो क्योंकि क्या हो जाएगी, नई जिम्मेदारी और बदलाव आएंगे। इसको कहते हैं जोना कॉम्प्लेक्स, अपनी ही महानता का डर और अपनी पूरी क्षमता से बचना। क्यों? इसके सामने लिख लो, क्योंकि नई जिम्मेदारी और बदलाव से डर लगता है। क्योंकि किससे डर लगता है बाबूजी? क्योंकि नई जिम्मेदारी व बदलाव से क्या लगता है गुड्डा? नई जिम्मेदारी और बदलाव से क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? नई जिम्मेदारी और बदलाव से क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है गुड्डा? डर लगता है। ठीक साहब, इसको क्या कहा इन्होंने? जोना कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, क्या कहा? जोना कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा, जोना कॉम्प्लेक्स कहा। ठीक, अब्राहम मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में पीक एक्सपीरियंसेस को कैसे परिभाषित किया? चरम अनुभवों को उन्होंने कैसे परिभाषित किया कि चरम अनुभव यानी कि पीक एक्सपीरियंस कब होगा, कौन सा क्षण होगा जब आपको पीक एक्सपीरियंस होगा? बताएंगे। जब आपको पीक एक्सपीरियंस होगा वो कौन सा समय होगा जब आपको पीक एक्सपीरियंस होगा? तो जब व्यक्ति को आत्मसिद्धि होगी कि उसको पता लग जाए मेरी क्या क्षमताएं हैं, मैं इस दुनिया में क्या कर सकता हूं, तो उसको बहुत आनंद आएगा, बहुत आश्चर्य महसूस होगा और वो इस ब्रह्मांड के साथ एक यूनिफॉर्मिटी महसूस कर पाएगा। यानी अब व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाएगा, कई घंटों काम कर पाएगा, फोकस अपना पूरा लगा पाएगा। तो यहां अब्राहम मैस्लो ने कहा कि पीक एक्सपीरियंस तब होगा जब व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि उसकी आत्मसिद्धि क्या है। जब व्यक्ति क्या कर लेगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर लेगा। जब व्यक्ति क्या कर लेगा बेटा जी? तो आप कहोगे आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर लेगा। जब व्यक्ति क्या कर लेगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर लेगा, तो उसको परम आनंद आएगा। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मुझे ये पता लग जाए, सेल्फ यानी खुद, एक्चुअलाइजेशन कि मुझे ये पता लग जाए कि मैं इस पूरी दुनिया में क्या करने के लिए आई हूं और तब मैं उस काम को कर पाऊं और तब मुझे सबसे ज्यादा आनंद, आश्चर्य होगा और मैं फिर काम में समय क्या है, टाइम क्या है, स्थान क्या है, इनकी बाउंडेशन से परे जाकर, क्योंकि अब मुझे उस काम में आनंद आएगा, करने लगूंगी। तो जो बच्चे ये कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो इसका मतलब मैं नहीं कहती, अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग आपके आत्मसिद्धि के लेवल में वो चीज फिक्स नहीं बैठती। आप शायद किसी और चीज में महारत हासिल करते होंगे। जैसे कुछ बच्चे पबजी के महारथी होते हैं, कुछ बच्चे वो सांप सीढ़ी वाले गेम के महारथी होते हैं। तो इनकी आत्मसिद्धि इन गेम्स में है, इनको लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मसिद्धि का एक अलग लेवल है। जब आपको वो आत्मसिद्धि पता लग जाएगी तो आपको चरम अनुभव होगा, आपको समझ में आएगा आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, द बेस्ट थिंग्स आप करेंगे और तब आपको टाइम का, जगह का कुछ पता नहीं लगेगा, आप डूब जाएंगे। इसे कहते हैं वो पीक एक्सपीरियंस। कब होगा? जब आत्मसिद्धि के बारे में पता लगे। अच्छा, एक और शब्द यहां आया है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक विसंगति। अच्छा, संज्ञान का मतलब क्या होता है? मेरे साथ बोलिएगा। संज्ञान, ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज कहां से लेते हो? आंखों से, मुंह से या दिमाग से? तो नॉलेजिंग कहां होती है? दिमाग में होती है। आप ज्ञान लेकर दिमाग में प्रोसेसिंग करते हो। तो संज्ञानात्मक,
संगति का मतलब आपने कोई नॉलेज ली, वो आपके दिमाग में मस्त फिक्स बैठ गई। विसंगति, भैया बैठ ना रही। तो ये फेस्टिंगर का सिद्धांत है कि विचारों में जब टकराव होता है तो हम बोलते हैं कि पहले वाली नॉलेज और अब वाली नॉलेज फिक्स नहीं बैठ रहे, विसंगति हो रही है, डिसोनेंस। फेस्टिंगर ने कहा। बहुत सारे लोग इसको प्याजे से भी जोड़ते हैं, है ना, क्योंकि प्याजे के भी अंदर आपको कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत में जब प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज फिक्स न बैठे तो भी विचारों में टकराव होता है। तो समायोजन का एक सिद्धांत है जो बाद में पढ़ेंगे हम, जीन प्याजे का, वो उस पर बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली पहली बार संज्ञानात्मक विसंगति की बात किसने की थी? फेस्टिंगर ने की थी। अब बताइए कितनी मजेदार चीजें मैं आपको यहां पर सिखा रही हूं। तो मजेदार चीजों को जो बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, डेप्थ में एक एक चीज को समझते हुए, ये मतलब नॉलेज का एकदम चरम आनंद ही आनंद, इस तरीके से कहते तुम ही आज मनोवैज्ञानिक बन जाओ कि आज मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हुई है माँ, तो मुझे चरम अनुभव मिल रहा है मम्मी, गार्गी मैम की क्लास से आया हूं, मुझे पता लग गया मैं क्या करूंगा। ये वाला मामला। तो फेस्टिंगर का सिद्धांत है ये कि विचारों का टकराव। संज्ञानात्मक विसंगति का मतलब क्या है? विचारों का टकराव। क्या मतलब है बेटा जी इसका? तो आप कहेंगे इसका मतलब है विचारों का टकराव। क्या मतलब है इसका? विचारों का टकराव। नेक्स्ट बताएं। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग आत्मसिद्धि लोगों की प्रेरणा। आत्मसिद्धि का मतलब हम जो द बेस्ट कर सकते हैं, जो हम द बेस्ट कर सकते हैं उसको करने के लिए हमें पता लग जाए। तो आत्मसिद्धि लोगों की प्रेरणा जो आपकी फिजिकल नीड्स की पे डिपेंड नहीं करती है, इनको आप बी वैल्यूज कहते हो। बी वैल्यूज जैसा आप बनना चाहते हो, बीइंग वैल्यूज आप कहते हो। जैसे आप सच बोलने वाले बनना चाहते हो, आप अच्छाई करने वाले बनना चाहते हो, आप दुनिया में सुंदरता देखने वाले बनना चाहते हो, तो इन्हें हम बी वैल्यूज कहते हैं कि आप सत्य, अच्छाई, सौंदर्य ऐसे मूल्यों पर फोकस करते हो। आधिकारिक तौर पर इसे किस रूप से परिभाषित करेंगे? तो इसे बोलेंगे मेटा मोटिवेशन। क्या बोलेंगे? मेटा मोटिवेशन आप इसे कहोगे। यानी आत्मसिद्धि के लेवल पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी जो कमी थी पहले, प्यार की, सम्मान की, है ना, क्या कहना चाहिए, सुरक्षा की, शारीरिक आवश्यकताएं, ये डी नीड्स जो थी, जिनकी उसको डिमांड थी, जिनकी उनको डिफिशियंसी थी, कमी थी, उनको पूरा कर लेता है, तब वो आत्मसिद्धि के लेवल पर पहुंचा। आत्मसिद्धि की मैं क्या कर सकता हूं, ये इसके लिए कोई और आपको मोटिवेट नहीं करने आएगा, इसके लिए मेटा मोटिवेशन की जरूरत है। मेटा मोटिवेशन, मोटा मोटिवेशन नहीं। मेटा मोटिवेशन का मतलब अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग सटोरी होते हैं, सटोरी, है ना, उनके अंदर मेटा मोटिवेशन है, वो वही करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको जब भी कह दो उनके दिमाग में नंबर घूमता है, लगा दो दुर्गा मैया पे 5, लगा दो, ये मेटा मोटिवेशन है। एक व्यक्ति को आप देख रहे हो जो पूरे 24 घंटे में 4 घंटे सो रहा है, 20 घंटे काम कर रहा है, मेटा मोटिवेशन है, अंदर से महसूस हुआ क्योंकि उसको आत्मसिद्धि हुई कि मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। तो अब ये कोई और नहीं कहेगा कि देखो तुम ये काम करने के लिए पैदा हुआ। सपने में ब्रह्मा जी नहीं आएंगे कि बेटा देखो मैं आज तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं कि दीजिए ब्रह्मा जी दीजिए, कि तुम ये काम करने के लिए पैदा हुए थे, ठीक है ब्रह्मा जी, कब से करना है? कल से कर लेना बेटा। ब्रह्मा जी परसों से कर लूं क्या? कि क्यों? कि कल तो ब्रह्मा जी मेरे को अपने दोस्तों में जाना है। क्यों? धुरंधर मूवी आएगी ब्रह्मा जी, वो देखूंगा। तो बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अंदर से एक्चुअलाइजेशन हो गया कि मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ। तो भाई मोटिवेशन भी कहां से आएगी? मेटा मोटिवेशन अंदर से आएगी। तो जीवन में सच्चाई होगी, जीवन में न्याय होगा, जीवन में कंप्लीटनेस होगी। तो इसे हम बी वैल्यूज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बी वैल्यूज कहते हैं, यानी बीइंग वैल्यूज। आप कैसा बनना चाहते हो? बी का मतलब क्या होता है? बीइंग। बीइंग वैल्यूज आप कैसे बनना चाहते हो? न्यायपूर्ण, पूर्णता वाले व्यक्ति, इस तरीके के बनना चाहते हो। आ जाओ भैया नेक्स्ट। रॉबर्ट गेने। अच्छा अब देखो रॉबर्ट गेने पे आने से पहले, क्योंकि बीच बीच में फिर आएगा, अब मैं तुम्हें 2 से 3 चीजें यहां पर अब्राहम मैस्लो की समझाऊंगी। बहुत ध्यान से मेरी बात को, एक एक बात को समझना, छोटा सा, एक एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, जिसको भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही होगी उसको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो देखो ये जो हमारे अब्राहम मैस्लो थे,
इन्होंने बेसिकली, एक तो पहले अब्राहम मैस्लो है कौन, तो याद रखना अब्राहम मैस्लो कौन है, तो कहना मानवतावादी हैं। कौन है बेटा जी, तो कहना अब्राहम मैस्लो क्या है, मानवतावादी हैं। क्या है बेटा जी, मानवतावादी हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, इसे मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति कहा है। क्या कहा है, तीसरी शक्ति। पहली शक्ति साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण को, दूसरी शक्ति व्यवहारवाद को, तीसरी शक्ति इसे कहा। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को आप, इनके सिद्धांत को हम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इनके सिद्धांत को हम, इनके सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। क्या, आवश्यकता पदानुक्रम, यानी कि नीड की हायरार्की। क्या कहेंगे, नीड हायरार्की, हायरार्की ऑफ नीड, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने कहा आप कोई भी काम करते हो तो इसके पीछे कोई उद्दीपक नहीं होता जो आपको उत्तेजित करे। स्टिमुलस या उद्दीपक का मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो आपको स्टिमुलेट करे, उत्तेजित करे कि मैं ये काम कर लूं क्या। जैसे खुशबू आ रही है, हाँ, और तुम चल दिए, मम्मी क्या बनाया है, तो वो खुशबू उद्दीपक है, वो खुशबू उत्तेजक है। और ये जो तुम नाक के पीछे पीछे चल दिए बेटा, है ना, और तुम्हारी पूरा शरीर भी चल दिया, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स है, ये तुम्हारी अनुक्रिया है। मेरी बात को समझ गए ना। इन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई उद्दीपक है। बोले नहीं, आवश्यकता होती है। क्या कहा, कि हम कोई भी काम करने के लिए इसलिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता होती है। तो इनसे पूछा कि बताइए आवश्यकता का पदानुक्रम क्या है, तो इन्होंने कहा जब तक नीचे वाली आवश्यकता पूरी नहीं हो जाएगी या थोड़ी बहुत पूरी नहीं हो जाएगी, आप दूसरा काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो सकते। तो लोगों ने इनसे कहा कि गुरुजी बताओ तो सही आवश्यकता क्या है। तो कहा सबसे पहले आवश्यकता आती है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकता आती है। सबसे पहली आवश्यकता क्या है, फिजियोलॉजिकल आवश्यकता, यानी शारीरिक आवश्यकता आती है। रोटी पूरी होनी चाहिए साहब, नींद पूरी होनी चाहिए साहब, सोने को एक वो जगह होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी जगह हो पर जगह होनी चाहिए। फिजिकल नीड्स, सेक्सुअल डिजायर पूरी होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी हो जाएंगी, पूरी भी ना हो, थोड़ी बहुत तो पूरी होनी चाहिए, तब तुम सोचोगे सुरक्षा के बारे में। तो लोग ये कहते हैं कि भैया ये झुग्गी झोंपड़ी वाले ये फुटपाथ पर क्यों सोते हैं, ये कोई पैसे वालों के बच्चों की या सलमान खान की गलती थोड़ी ना कि उसने फुटपाथ पे सोते हुए लोगों को कुचल दिया। अरे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों सोते हैं ये। भैया अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग उनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं, सुरक्षा की कोई सोच नहीं। ऐसे तमाम केसेस वो भी सुनते होंगे, लेकिन आज भी वो फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही तो दूसरी की सोच कैसे सोचेंगे। भैया दूसरी तक पहुंचने के लिए पहली तो पूरी हो, कोई और जगह है ही नहीं, फुटपाथ सही जगह लगती है, कोई मारने नहीं आएगा अनटिल अनलेस भगवान जी ने कोई गाड़ी वाला ना भेजा। मस्त वहीं सोते रहेंगे, सुबह उठेंगे, बोरिया बिस्तरा पैक करेंगे, देखेंगे कहां जाना। तो पहली शारीरिक आवश्यकता जब ये पूरी हो जाती है तो सेफ्टी, जब ये पूरी हो जाती है तो फिर आती है प्रेम व अपनत्व, यानी लव और बिलोंगिंगनेस। क्या कहेंगे, प्रेम यानी लव, अपनत्व, बिलोंगिंगनेस। तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि अगर किसी की शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई वो चोरी करेगा, बिना ये सोचे समझे कि मैं अगर पकड़ लिया गया तो मैं पिटूंगा। तो इन्होंने कहा कि भैया जिसकी पहली ही आवश्यकता की डिफिशियंसी है, कमी है, तो वो सुरक्षा पर कैसे आ सकता है, वो प्रेम और अपनत्व पर कैसे आ सकता है। जब ये पूरी हो जाती है तब वो पहुंचता है किस पर, सम्मान पर। जब ये पूरी हो जाती है तब वो पहुंचता है किस पर, आत्मसिद्धि पर। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई कि भैया जब ये भी पूरी हो जाती है तो व्यक्ति पहुंचता है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब खुद के स्वार्थ से भी ऊपर उठ जाता है, आत्म पारगमन। ये छठा स्टेज है जो बाद में जुड़ा था। आत्म पारगमन ये छठा स्टेज है। सेल्फ ट्रांसेंडेंस, आत्म पारगमन, खुद के स्वार्थ से भी परे।
ये नहीं कि मैं द बेस्ट क्या कर सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा, दूसरों की मदद करेगा, समाज की सेवा, निस्वार्थ भाव से काम, अपने से भी परे चला जाएगा, दूसरों की लक्ष्य पाने में मदद करेगा, ब्रह्मांड या ईश्वर के साथ जुड़ाव महसूस करेगा। यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। दिखावा कोई करता हो तो अलग बात है, पर यहां तक पहुंचना संभव नहीं है जब तक ये तीन चीजें पूरी न हो गई हो, मतलब सॉरी नीचे की चीजें। तो इन्होंने कहा कि भैया देखिए ये यहां तक, क्या कहा कि ये यहां तक तो है आपकी डी नीड्स। क्या है बेटा जी? डी नीड्स। डी का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी कमी। जब तक आपको इनकी कमी होगी आप आत्मसिद्धि पर नहीं पहुंचोगे। और इसको आत्मसिद्धि को इन्होंने बी नीड कहा। क्या कहा? बी नीड। बी नीड का मतलब जैसा आप बनना चाहते हो, आप अपने अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज लाना चाहते हो, न्याय, सौंदर्य, और इसको आत्म पारगमन को इन्होंने जी नीड कहा, यानी ग्रोथ नीड कहा। क्या कहा? ग्रोथ नीड, यानी कि भैया आपके विकास के क्रम में आप यहां तक पहुंचते हो, हर कोई नहीं पहुंच पाता, निस्वार्थ भाव से काम करना है आपको। तो इसमें इन्होंने सिंपली एक बात कही कि जब तक नीचे वाली सारी पूरी नहीं होंगी, ठीक है ना, बात मत करो बेटा जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना तो ज्यादा जरूरी है ना। तो बोले जब तक नीचे वाली यानी कि प्रबलता इनकी कंप्लीट नहीं होगी, ये प्रिपोटेंसी नहीं होगी, यानी जब तक नीचे वाली डी नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक व्यक्ति आत्मसिद्धि, जब तक व्यक्ति ये पूरा नहीं हो जाएगा, सम्मान, यहां तक नहीं पहुंचेगा। पूरी तरीके से कंप्लीट पूरी ना हो तो आंशिक रूप से तो पूरी होनी चाहिए। तो बोले पहले ये पूरी होंगी फिर पूरी होगी ये। तो इसी को इन्होंने एक टर्म दिया प्रिपोटेंसी। क्या नाम दिया? प्रिपोटेंसी। प्रबलता की बात कही इन्होंने। किसकी बात कही? प्रिपोटेंसी यानी प्रबलता की बात कही। मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने प्रिपोटेंसी समझ में आ गया ना? प्रिपोटेंसी एक टर्म याद रखना, इनके टर्म्स। पहला टर्म क्या था? प्रिपोटेंसी। प्रिपोटेंसी, जब तक नीचे वाली पूरी नहीं होंगी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स कहा कि भैया बहुत सारे लोग आत्मसिद्धि तक पहुंच जाते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से डरते, बदलाव से डरते हैं, तो डर के मारे क्या करते हैं? उसको पहुंचाना नहीं चाहते हैं, उसके तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी आत्मसिद्धि तक पहुंच जाएगा तो उसको फिर क्या फील होगा? चरम अनुभव महसूस होगा, उसको पीक एक्सपीरियंस महसूस होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, उसको ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस होगा। ठीक है ना साहब? इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि अगर कोई ये कहे कि भैया कोई अमीर बाप का पिताजी अपनी बेटी का, है ना, विवाह किसी लड़के से कराना चाहता है और तुम्हारी एंट्री उस बीच हो चुकी है और तुम्हारे को बुलाकर उसने एक ही चीज कही। क्या कहा उसने? तुम्हें बुलाकर एक ही चीज कही उसने कि मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, फिल्मों में होता है बस, है ना, लेकिन फिल्मों वाले लोगों को भी कम से कम अब्राहम मैस्लो को पढ़ना चाहिए। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि अगर कोई पैसे वाले लड़की के पिताजी लड़के को बुलाकर और सूटकेस दें और कहें कि ये ले जा, है ना, मेरी बेटी का हिस्सा छोड़ दे, तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, ये पैसा हमारे सामने कुछ भी नहीं, हमारा प्यार बहुत आगे है। बट शारीरिक आवश्यकता तेरी पूरी नहीं हुई, तेरी सुरक्षा पूरी नहीं है, तो यहाँ की बात करता है। झुग्गी झोंपड़ी में तू रहता है, फुटपाथ पे तू सोता है, लड़की पता नहीं कैसे तेरे से राजी हो रखी है और तू कह रहा है प्यार की और अपनत्व की। इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा जो कहते हैं ना कि बेटा पहले पैरों पे खड़े हो जाओ तब करना लव मैरिज, तो सही कहते हैं। दुनिया देखी है और साइकोलॉजी तुमसे ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम्हारी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वही जिसकी आज तुम बातें गीत गाती हो, और तुम भी जो लड़के गीत गाते हो, पापा मेरी वाली सबसे अलग है, अभी मेरी वाली भी बताऊंगी रॉबर्ट गेम में कि पापा मेरा वाला सबसे अलग है, लठ बाजेंगे दूसरे ही दिन तुम दोनों में। क्यों? प्रेम और अपनत्व तो तब आएगा ना जब रोटी खिला पाएगा वो तुम्हें, शारीरिक आवश्यकता पूरी हो पाएगी, सुरक्षा, खुद भी फुटपाथ पे सो रहा, तुम्हें भी डरते डरते जी रहे हो, कोई गुंडा आके छेड़ न दे मुझे, है, और तुम बात कर रहे हो प्रेम और अपनत्व की। समझदारी इसमें सूटकेस, उसमें ये और कह दे इसमें 50,000 और जोड़ दो अंकल जी, आपकी बेटी की शादी में कन्यादान करने आऊंगा। क्या बात कर रहे हो अंकल जी? तो ये जब तक डी नीड्स पूरी नहीं होंगी, यहाँ प्रेम अपनत्व है यार, मतलब इनका भी लॉजिक है। फिर बंदा जाके बाद में सोचे आत्मसिद्धि बाद में। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि मेरे को 2 मिनट तो 2-4 बातें कर ली कि मैं बाबा जी बनूंगा, कि मैं अम्मा बनूंगी, अरे नहीं बन सकते मेरे लाल। तुम्हारी पहली शारीरिक आवश्यकता पूरी हो रही है? हाँ हो रही है। तुम कहोगे दीदी हो रही है,
ठीक है बेटा, सुरक्षा पूरी हो रही है, कोई तुम्हें पीट नहीं रहा, तुम कहोगे हाँ हो रही है। प्रेम अपनत्व, बोले हाँ मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। सम्मान मिल रहा है, ठीक है। अब आत्मसिद्धि, हाँ हमें पता लग गया है कि हम दुनिया को प्रवचन देने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है बेटा जाओ। ये जिस दिन घर वालों ने कह दिया कि तू तो बाबा या अम्मा बन गया, भाग यहां से, जिस दिन सम्मान में कमी आ गई, 2 मिनट छोड़ के फिर नीचे आ जाओगे, जॉब ही कर लेता हूँ मम्मी, जहां बता रहे थे वहीं बता दो। कहाँ? अच्छा उधर 50,000 मिल जाएंगे, ठीक है मम्मी चल दे। तो जितने भी यहाँ पर आज आप और हम समाज में क्या देखते हैं, जितने भी हम समाज के अंदर बड़े बड़े है ना विद्वान लोग देखते हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, है ना, बाबा नीम करोली थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेट हैं, मोहम्मद साहब को हम लेते हैं, गुरु नानक जी को हम लेते हैं, कबीर दास जी को लेते हैं, हम इन सबको जो लेते हैं, है ना, इनको लेने का रीजन ये है, ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस पे पहुंच गए थे, आत्म पारगमन, यहां से भी आगे ये समझ गए थे कि हम किस चीज के लिए पैदा हुए हैं और यहां तक पहुंच गए थे। फिर मैटर नहीं करता कि रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहां तक में तो मैटर करता है। ठीक है ना साहब, समझ गए? आ जाओ अब आगे पहुंचते हैं। तो प्रॉफिटेंसी समझ में आ गया, जोना कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया, मेटा मोटिवेशन तो सेल्फ आत्मसिद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। आ जाए, बढ़िया मजा आया, आ जाए। हाँ, आंखें मत भरिए भैया, अभी अभी तो शादी भी नहीं हुई है आपकी, अभी अभी बाकी है सब कुछ। आहा, मनीषा शांडिल्य जी अपने किसी भैया जी को अच्छा ज्ञान दे रही हैं, दीदी मेरी एकदम पारगमन लेवल पर पहुंच गई है, 6ठे लेवल पे चल रही है। जोना स्टेज आत्मसिद्धि के लेवल पे आएगा नीलम, कि आप जान गए कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इतने कसम से आलसी हो कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, बदलाव से बचने के लिए मना कर दिया। ठीक है ना, जब जब याद तेरी आती, दर्द भी होता, आंख भी भर आती, आए हाय, आहा आहा। मतलब अब्राहम मैस्लो की तीसरी शक्ति के बाद चौथी शक्ति पैदा करने वाले मनोविज्ञान में बालक। तालियां, ताली बजाओ भाई इनके लिए, एकदम ताली तो बजनी चाहिए, इतनी तेजस्वी बालक। आहा, शायरा मूवी देखकर सब पागल हो गए हैं। अच्छा, सैयारा मूवी देखकर, पागलपने की कौम हर समय पैदा होती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गरीब दुखिया जीव हूं, मनीषा, हाय हाय मनीष भैया आ गया, गरीब ही रहा ये हमेशा। आ जाओ, अब बात करते हैं रॉबर्ट गेने, ये और भी ज्यादा आनंददायक है, इनकी लर्निंग का सिद्धांत बिल्कुल अलग तरीके का है, इन पे बात करेंगे बेटा जी। आ जाए, रॉबर्ट गेने ने अपने सैद्धांतिक ढांचों में स्पष्ट रूप से लर्निंग को कैसे परिभाषित किया। रॉबर्ट गेने कहते हैं कि देखो बबुआ, लर्निंग ऐसे नहीं होती है, लर्निंग होती है नीचे से ऊपर तक, यानी तुम शुरू करते हो क से कबूतर से, है ना, क से कबूतर से शुरुआत करते हो, यानी साहचर्य से, कि तुम्हें कोई सिग्नल देता है वहां से तुम शुरू करते हो, और फिर तुम उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि तुम खुद से समस्या का क्या करने लगते हो, समाधान करने लगते हो, खुद से अपनी एक क्या बनाने लगते हो, समझ बनाने लगते हो। तो रॉबर्ट गेने ने अपने सैद्धांतिक रूप से लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन किया कि भैया लर्निंग टेम्पररी चेंज के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, ये कहा उन्होंने, या उन्होंने कहा कि मानव के स्वभाव या क्षमता में परिवर्तन जो समय के साथ बना रहता है और ये केवल जैविक विकास का कारण नहीं होता। तो उन्होंने कहा लर्निंग क्या है कि आपके स्वभाव में, आपकी क्षमता में परिवर्तन जो समय के साथ आपके अंदर आया, और ये इसलिए नहीं आया कि बायोलॉजिकल ग्रोथ हुई, ये आपकी अपनी समझ की वजह से आया, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपके अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आया। तो इनका ये कहना है कि सीखना क्या है, क्षमता में स्थायी परिवर्तन है। रॉबर्ट गेने का जो अनुदेशन का सिद्धांत है, इंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, उसमें उन्होंने लर्निंग के 8 स्टेजेस बताए हैं। तो किस मौलिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, इनका जो सोच है वो किसके ऊपर आधारित है, इनके रॉबर्ट गेने साहब ने 8 क्या बताए हैं, तो आप कहोगे रॉबर्ट गेने साहब ने 8 क्या बताए हैं, पदानुक्रम बताए हैं लर्निंग के। हालांकि इन्होंने बाद में नवाचरण भी जोड़ा है, नवाचरण भी बाद में जोड़ा है, जैसे आप सब लोग केवल अब्राहम मैस्लो के 5 चरण जानते आए हैं। आत्म पारगमन यानी सेल्फ ट्रांसेंडेंस, ये आपको पहली बार मैंने बताया। ऐसे ही रॉबर्ट गेने के भी जनरली आप 8 चरण पढ़ते आए हैं, नवाचरण भी बाद में जोड़ा। इन्होंने ये कहा कि आप सूचना पर कैसे काम करते हो, उम्र के साथ साथ अनुभव बदलते हैं उसके साथ साथ। तो इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो मेमोरी है
उसकी प्रोसेसिंग, वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे करती है, इस पर आधारित है। इनका ये कहना है कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे परिपक्वता आती है, क्या कहा इन्होंने, जैसे जैसे क्या आती है, परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे परिपक्वता आती है, लर्निंग का तरीका अच्छा होता जाता है या उच्चतर होता जाता है। लर्निंग का क्या होता जाता है, तरीका क्या होता जाता है, बेहतर, है ना, पहले से बेहतर होता जाता है। तो ये बताते हैं कि हम किसी भी चीज पे कॉग्निशन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो इनका बेसिकली जो रिलेशन है अगर हम कहें तो ये एक तरीके से, है ना, जो हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी संज्ञानवाद के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान है, संज्ञानवाद के ऊपर इनका ध्यान है कि कैसे हम काम करते हैं। रॉबर्ट गैने का सिद्धांत मानता है कि लर्निंग के लिए दो विशेष प्रकार की शर्तों का पूरा होना जरूरी है। दो विशेष तरीके की शर्तें पूरी होनी चाहिए लर्निंग के लिए। क्या कहा इन्होंने कि लर्निंग के लिए दो विशेष शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो इन्होंने कहा इनर और दूसरी इन्होंने कहा आउटर। दो शर्तें होनी चाहिए लर्निंग जब कर रहे हो, तो इनर कंडीशन और आउटर कंडीशन, ये दो शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि इनर या इंटरनल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन क्या होती है, इंटरनल कंडीशन लर्निंग के लिए कि आपके दिमाग के अंदर जो मौजूद है, कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज कितनी है, आपकी याददाश्त कैसी है, आपकी अटेंशन कैसी है, आपका फोकस कैसा है। तो इनर का मतलब है कि आपकी साहब मेमोरी कैसी है, आपका फोकस कैसा आपका अटेंशन किसी चीज पर ध्यान कैसा है ना, और आपकी नॉलेज कैसी है। तो इन्होंने कहा जब भी आप लर्निंग करोगे तो आप सिग्नल लर्निंग से और खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लग जाओ। उस 8वें लेवल तक जब आप पहुंचते हो तो हर कोई बच्चा नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए दो शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त को इन्होंने नाम दिया इंटरनल कंडीशन, दूसरी शर्त को नाम दिया एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन कि बच्चे के खुद के दिमाग के अंदर मौजूद कि प्रीवियस नॉलेज, उसका फोकस, उसकी अटेंशन, उसकी मेमोरी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पहले से विद्यमान ज्ञान, स्मृति, संज्ञानात्मक अवस्थाएं ये होती हैं। अच्छा, आउटर कंडीशन क्या होती है, बहुत बढ़िया। आउटर कंडीशन क्या होती है भैया जी, बाहरी कंडीशन है कि भैया क्लास का वातावरण कैसा है, ये आउटर कंडीशन है कि आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी, आपके अंदर को छोड़कर बाकी सब, ये आउटर कंडीशन है। टीचर का बिहेवियर हो गया, है ना, टीचर ने कितने अच्छे निर्देश दिए, ये भी आउटर हो गया। टीचर ने कोई पुरस्कार या दंड दिया, ये भी आउटर हो गया। ये सब क्या हो गई, आउटर कंडीशन। बाहर का वातावरण, टीचर के इंस्ट्रक्शन, और क्या बोलना चाहिए, क्लासरूम में शोर है या नहीं है, कोई पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको एक्सटर्नल कंडीशन का नाम दिया। आ जाए, रॉबर्ट गैने ने लर्निंग के कॉग्निटिव प्रोसेस को कई सैद्धांतिक चरणों में विभाजित किया। उनके मॉडल में अवबोधन चरण क्या परिभाषित करता है, तो इन्होंने, रॉबर्ट गैने ने ये कहा कि आपका दिमाग एज ए कंप्यूटर काम करता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपकी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग करने का तरीका बदलता है। तो एक चरण उन्होंने कहा अवबोधन चरण, जिसको हम कहेंगे एप्रीहेंडिंग फेज कहेंगे, जहां बच्चा क्या करता है, अवबोध, यानी जहां बच्चा एनवायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है, उत्तेजना है, उनमें से किसी एक चीज पर, विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे ग्रहण करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवबोधन चरण। क्या कहते हैं, अवबोधन चरण कहते हैं कि बच्चा की दुनिया भर की चीजों में से अवबोधन हो गया, उसको कॉम्प्रिहेंशन हो गया कि दुनिया भर की चीजों में से मुझे सिर्फ टारगेट विद अंकित पर पढ़ना है, गार्गी मैम से पढ़ना है, उसको ये क्या हो गया, अवबोधन हो गया। तो वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करती है, इस चीज पर कि बबुआ सीख क्या रहा है, ध्यान किस चीज पर दे रहा है। ठीक है ना साहब, क्लियर हुआ? 2 मिनट रुकेंगे।
तो एनवायरमेंट में बहुत सारे है ना क्या है उद्दीपक, लेकिन उनमें से आपको किस पर ध्यान देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने। इसे कहा कि ये होता है कॉम्प्रिहेंशन फेस, अवबोधन चरण होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर और रुकते हैं कि शारीरिक रूप से नई सीखी हुई क्रिया को खुद से प्रोड्यूस करता है। तो जब उन्होंने कहा कि बच्चा कोई चीज उसने सीखी है ना, और शारीरिक रूप से उसको प्रदर्शित करता है, जैसे जब बच्चा सीखता है जैसे मछली जल की रानी है, जीवन, ये करता है ना बच्चा, जीवन उसका पानी है, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस फेज। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस, प्रदर्शन चरण। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस फेज के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस फेज के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, बच्चा, टीचर जो है बच्चे को बताता है बेटा तेरी क्या गलतियां हैं, और फिर वो अपने आप को करेक्ट करता है। तो टीचर जब उसको फीडबैक दे रहा है तो इसको कहते हैं फीडबैक फेज। क्या कहते हैं? फीडबैक फेज कहा जाता है। फीडबैक दे रहा है तो फीडबैक फेज कहा जाता है। बच्चा अपनी सीखी हुई नॉलेज को दूसरी स्थिति में डाल रहा है तो इसको ट्रांसफर फेज कहा जाता है, कि जो उसने पहले से सीखा है उन चीजों को, वो उन तरीकों को वो दूसरी स्थिति में डाल रहा है, ट्रांसफर फेज कहा जाता है। रॉबर्ट गैनी की लर्निंग प्रतिफलों के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग कौन सा विशेष शब्द उन आंतरिक रूप से संगठित कौशलों को परिभाषित करता है? आप बताइए, उसे हम क्या कहते हैं? जो आपकी इनर, उसे हम क्या कहते हैं जो कि आपकी इनर कंडीशंस, जैसे कि आप किसी चीज पर कैसे ध्यान देते हैं, कैसे सीखते हैं, याद कैसे रखते हैं, कैसे सोचते हैं, और इन सब प्रोसेसेस को आप कैसे नियंत्रित करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी का मतलब कि हमारी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो इन्होंने कहा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, जब हम अपने दिमाग में कि हम सीखेंगे कैसे, कौन सी चीज हमें प्रभावित करेगी। क्या बेटा? हाँ, यहाँ तो नहीं फायर कर, पुलिस कार भी यहाँ नहीं है, देख लो भैया जी के पास हो तो देख लो, भैया जी से देख लो। तो इन्होंने कहा कि भैया हम किसी चीज को कैसे सीखेंगे, कैसे याद रखेंगे, अपनी सोच को हम दिशा दे रहे हैं, जिसे हम मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। इसे उन्होंने एक टर्म दिया कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। और इसके अंदर इन्होंने क्या बताई? दो तरीके बताए, इनर कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इन्होंने दो चीजें बताई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को हायर लेवल की लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले किसे सबसे पहले संतुष्ट करना चाहिए? कोई व्यक्ति हायर लेवल पर पहुंच रहा है तो पहले किसे कंप्लीट करे? पहले सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, या प्रेम या अपनेपन की आवश्यकता? ठीक है ना। किस आवश्यकता के बारे में हम बात करें कि सबसे पहले किस आवश्यकता को वो पूरा करे? सबसे पहला स्तर कौन सा होना चाहिए, जिसे आप शारीरिक आवश्यकता या आप इसे जैविक आवश्यकता बोलते हो, जैसे भोजन, पानी, नींद, फिजिकल डिजायर्स, इनको, ये सबसे जरूरी है। उसके बाद आती है सुरक्षा, फिर आता है प्यार, फिर आता है सम्मान। तो जिस आदमी की ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो आगे कैसे पहुंच सकता है? भारतीय स्कूल्स में मिड डे मील योजना बच्चों की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अब्राहम मैस्लो की हायरार्की के किस लेवल को संबोधित करती है? जो हमने मिड डे मील चीजें शुरू की हैं, मिड डे मील जो मिलता है, जिसे अब हम एक नाम जानते हैं पीएम पोषण योजना के नाम से। अब इसे पूरे भारत में मिड डे मील नहीं बोलते, अब इसे पीएम पोषण योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम पोषण योजना कहते हैं। तो जो पीएम पोषण योजना है उसमें बच्चों को जो हम खाना देते हैं, अगर हम अब्राहम मैस्लो की हायरार्की में अगर इसको देखें तो ये किस चीज से रिलेट करता है? अब्राहम मैस्लो की हायरार्की में खाना तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारी किसकी? फिजियोलॉजिकल नीड्स पर है। किस पर है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्योंकि आप कह रहे हो कि बच्चा क्लास में ध्यान दे, आप कह रहे हो कि बच्चा जो है इस बात पे ध्यान दे कि मैं पढ़ लिख कर उच्च आदमी बनूंगा। अरे भाई, जिसकी भोजन की सुरक्षा पूरी नहीं हो रही, वो कैसे जुड़ेगा आत्मसिद्धि से, बीइंग नीड से? कैसे जुड़ेगा जी नीड से? उसका तो कुछ नहीं है। सिंपल बात, भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो जब भैया फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई, भूख
का इंतजाम नहीं हुई तो भगवान को भी आदमी कह देगा भैया भूखे भजन नहीं होगा, ले ले अपनी कंठी माला वापस कर ले, हम तो चल दिए, हम तो अपने आप को पीछे कर ले रहे, तुम्हें जिस किसी को गोपाल चाहिए वो ले ले, हमें ना चाहिए गोपाल, ठीक है ना। तो फिर जिसको भी ये लग रहा है कितने क्वेश्चन होंगे, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है बेटा आपका, जिसने आपको ये पूछने पर मजबूर किया कि आप ये पूछें कि मैम कितने क्वेश्चन होंगे, है ना, वो बच्चे आराम से उस महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ये पूछ रहे हैं, है ना, मेरी बात को समझ लो। लेकिन मुझसे मत पूछिए, आप फ्री हैं मेरी तरफ से अति महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जो आपको आत्मसिद्धि की तरफ ले जा रहा हो, इस छोटी मोटी सम्मान के स्तर तक, इस छोटे से सम्मान के स्तर तक पहुंचने की क्या जरूरत है, आप आत्मसिद्धि के चरण पर हो। जिसको भी ये लग रहा है कितने क्वेश्चन होंगे, वो आत्मसिद्धि के चरण पर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करते हुए, पारगमन को प्राप्त करते हुए निकल ले जिधर जाना हो, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में कमी की आवश्यकता, जिसको डी नीड बोलते हैं, डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी नीड के बजाय वो कहते हैं अस्तित्व की आवश्यकता, बीइंग नीड, या विकास की आवश्यकता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसे किसे वो कहते हैं, किसे वो बी नीड या जी नीड के तौर पर रखते हैं, किसे रखते हैं बी नीड को या जी नीड के तौर पर, किसे वो बी नीड या जी नीड के तौर पर रखते हैं। भैया सिक्योरिटी तो बी नीड में ही है, लोगों से प्यार बी नीड में, सम्मान ये सब बी नीड में है, सॉरी डी नीड में है, क्योंकि यहाँ सम्मान तक वो कहते हैं कि जब कमी होगी तभी व्यक्ति इन चीजों को पाने की कोशिश करेगा। आपने कई बार देखा होगा, है ना, आपने कई बार देखा होगा, नहीं तो एक एग्जांपल देती हूँ। कल क्या हुआ, क्या होता है, कुछ बच्चे है ना पेड होते हैं, पेड मतलब इन द सेंस कि उनको कोई पैसे देता होगा, है ना, कि जाओ वहां पे कुछ ऐसा ऐसा लिखना, तो वो आया, भाग के आया हूँ मैं कल, है ना, केवी की क्लास ली थी, बड़ा मजेदार वाक्य हुआ। तो भाग के आता, उसने लिखा कि अरे इनका कोई बैच मत लेना, ये तो ढंग से पढ़ाते भी नहीं है, इनका ये नहीं है वो नहीं है ना। बच्चे कह रहे मैम ये कौन है, पागल है। मैंने कहा भाई देख यार, तुझे जिस भी इंसान ने पैसे दिए होंगे तू उसके पैसे खा गया, तूने कोई होमवर्क ही नहीं किया, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम तो पेड बैच लेके ही नहीं आए, DSSS भी देख हमने फ्री में पढ़ाया, KVS Tier 2 हमने बिल्कुल ही साफ, मैंने तो बल्कि ओपन प्लेटफॉर्म से मना कर दिया किसी का बैच मत खरीदना, अच्छा कंटेंट हम दे देंगे और सिलेक्शन केवल तब होगा जब बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, क्योंकि सबके पास वही 25 दिन है। अब 25 दिन में सेल्फ स्टडी वाला ही जीतेगा, उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है कोचिंग से, सिर्फ हाँ इतना वो हो जाएगा कोचिंग से कि भैया आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई साहब वो उसका मुंह ऐसा हो गया कि यार मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। मैंने कहा भाई होमवर्क करके आना होता है, होमवर्क करके आना होता है, ऐसे ही नहीं कि खड़े होके बोलने लग गए, होमवर्क ही नहीं है, वो भी फ्री क्लास में बोलने लग रहा है कि भैया इनका मतलब। बच्चों ने उसकी जो मजेदार लिए कि भाई कैसा धुरंधर है रे तू, कैसा स्पाई है रे तू। तो कुल मिलाकर डी नीड, तो हमें सम्मान की जरूरत नहीं है कि कल को कोई आके ये कह दे और हम उससे कह दें कि हमारा सम्मान करो, क्यों, क्योंकि डिफिशियंसी नहीं है, हम उससे ऊपर कहाँ हैं, इधर चल रहे हैं, आत्मसिद्धि के लेवल पे चल रहे हैं, थोड़े समय बाद आत्मसिद्धि से भी ऊपर चले जाएंगे, आत्म पारगमन, यानी कतई उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, कोई नहीं ला सब तुम्हारा है यार, सब तुम्हारा, लेकिन अभी नहीं चाह सकते उतना, ठीक है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमें पता है हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें सम्मान की कमी महसूस नहीं होती। क्या नहीं महसूस होती, सम्मान की कमी महसूस नहीं होती। तो वो यही कह रहे हैं कि हम अस्तित्व की आवश्यकता या विकास की आवश्यकता के रूप में इसको रखते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखते हैं, सम्मान को कभी मत रखना। सम्मान किसमें है, डिफिशियंसी की नीड में ही आता है। एक बच्ची बड़ी कड़ी मेहनत करती है क्योंकि वो वर्ष की, हाँ बहुत सारे लोग पेड तरीके से इस तरीके की हरकतें कराते हैं, वो बेचारा फिर वो दिखाई नहीं, 2 मैसेजेस के बाद वो दिखाई नहीं, फिर वो चला गया, फिर बच्चों ने उसकी बहुत टांग खींचनी शुरू कर दी, वो कतई गायब हो गया यार। एक बच्ची बड़ी कड़ी मेहनत करती है क्योंकि वो चाहती है कि मैं बेस्ट स्टूडेंट बनूं और अपने टीचर और साथियों का सम्मान प्राप्त करूं। तो गुड़िया क्या चाहती है, डी नीड के अंदर सम्मान, स्थिति, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये चाहती है। तो भैया गुड़िया चाहती है क्या, सम्मान, स्टीम नीड यानी डी नीड में है, लेकिन प्यार और क्या कहना चाहिए, सुरक्षा और रोटी पानी से ऊपर पहुंच गई है गुड़िया रानी, तो किसमें है, सम्मान की आवश्यकता, लेकिन इसको फिर भी हम डी नीड में रखते हैं। अब्राहम मैस्लो को साइकोलॉजिकल विचार के किस संप्रदाय के
प्रमुख संस्थापकों में से एक माना जाता है। कुल मिलाकर अब्राहम मैस्लो हो या कार्ल रॉजर्स हो, इनको हम कौन से संप्रदाय से जोड़ते हैं? इन्हें हम साइकोलॉजी की तीसरी शक्ति यानी किससे जोड़ते हैं? तो मानवतावाद से जोड़ते हैं, जिसे ये खुद कहते हैं मनोविज्ञान की कौन सी शक्ति? तो आप कहोगे जिसे ये खुद मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति कहते हैं, थर्ड फोर्स कहते हैं। पहली शक्ति कौन सी है, जल्दी बताओ। पहली शक्ति कौन सी है गुड्डा? जल्दी बताएंगे कि दीदी पहली शक्ति ये, दूसरी शक्ति वो और तीसरी शक्ति ये। पहली शक्ति कौन सी? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, जिसमें व्यक्ति अचेतन इच्छाओं का गुलाम। दूसरी शक्ति व्यवहारवाद, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार बाहरी व्यवहार से प्रेरित होता है। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछ रहे हैं अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम को अगर हम सही तरीके से हायरार्की में रखें तो सही क्रम क्या होगा मेरे बच्चे? फिजियोलॉजिकल नीड, फिर प्यार नहीं साहब, है ना। शारीरिक आवश्यकता पूरी करते ही प्यार नहीं देखोगे, पहले सेफ्टी देखो। पता चला तुम चल दिए प्यार में और उसके खड़े थे भैया, वही हो गई तुम्हारी क्या लटकाई, वो भी पेड़ पर, दोनों लटक गए, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑनर किलिंग। तो भैया प्यार तक मत जाना, पहले सेफ्टी देख लेना जल्दी से। फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी देखो, फिर प्यार देखो, फिर सम्मान देखो, फिर देखो कि क्या बेस्ट करने के लिए इस भूमि पर आए हो। ठीक है ना। हाँ, जो लटक जाते हैं ना जितने भी कि नहीं हम तो मर जाएंगे, अरे पगलुओं पहले सेफ्टी देख लो, है ना। दूसरी के घर वालों को देख लो, दूसरे के घर वालों को देख लो कि हाँ पता पड़े उसकी मैया ही तुम्हारी चुटिया पकड़ के लुटका दे तुमको देख लो भैया पहले। अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसकी एक सामान्य आलोचना है। भैया इतने अच्छे सिद्धांत की भी आलोचना हो सकती है, इसका मतलब समझते हो? दुनिया में किसी की भी आलोचना हो सकती है, समझ रहे हो ना कि दुनिया का काम है कहना, तो किसी की भी आलोचना हो सकती है भैया, याद रखना। जब अब्राहम मैस्लो की हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। तो इनकी आलोचना क्या है? तो अब्राहम मैस्लो की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इन्होंने ये जो क्रम दिया है ना, ये बेसिकली वैज्ञानिक नहीं है, या आप कह सकते हैं कि एम्पेरिकल एविडेंसेस पर, कि अनुभवजन्य आधार साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। हो सकता है इन्होंने ऐसा महसूस किया हो, है ना। कई बार लोग इस हायरार्की को तोड़ देते हैं, जैसे जैसे सैनिक है ना। तो सैनिक को मैं बताती हूँ कैसे टूटता है, इसके पीछे एक कारण बताती हूँ। आम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन एक सैनिक है, उसको आदर्श है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि मैं इस भूमि के लिए मरने के लिए पैदा हुआ हूं, है ना। मैं इस भूमि के लिए मरने के लिए पैदा हुआ, तो वो अपनी बेसिक आवश्यकताएं नहीं देखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं पहले रोटी दो, रोटी खा के देश के लिए लड़ूंगा, नहीं रोटी दो। आपने देखा होगा इतने से रोटी के टुकड़े से, और रोटी मिल रही है तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो भी बोले फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, है ना। लेकिन देश की मिट्टी के लिए व्यक्ति मर जा रहा है, उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा। रॉ एजेंट्स, ये नहीं कह रहा। एक कलाकार है, भूखा प्यासा, आत्मसिद्धि, उसको पता है मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ, खाना छोड़ दिया, सम्मान कोई दे रहा है, पत्थर मार के जा रहे हैं, चल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक रॉ एजेंट्स होते हैं, मर जाते हैं। आपको आपको मुझको बहुत सारे सैनिकों का नाम ही नहीं पता होगा जिन्होंने जान दे दी, ठीक है ना। उनको ना तो आपकी रोटी से मतलब रहा, ना उनको आपके प्रेम से मतलब है, ना उनको आपसे सम्मान से मतलब है। तो इस बेसिस पर इसकी आलोचना होती है कि इसमें अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव है और पदानुक्रम सभी के लिए सख्ती से निश्चित नहीं है। तो याद रखना, एग्जाम्पल सैनिक, है ना। सैनिक मातृभूमि के लिए जान दे देता है, मातृभूमि के लिए क्या कर देता है? मातृभूमि के लिए क्या दे देता है? जान दे देता है। वो रोटी नहीं मांग रहा, जान दे देता है, जान दे देता है। सम्मान तो फिर बहुत दूर की चीज है, उसे चाहिए ही नहीं, बोले 2 टके का सम्मान अपने पास रखो। तो लेकिन यहां तक पहुंचने वाले लोग भी कम होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग होते हैं। किशोरावस्था के दौरान छात्र अक्सर
किशोरावस्था के दौरान छात्र अक्सर सहकर्मी समूहों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, मतलब दोस्तों यारों से, और चाहते हैं कि समूह हमें स्वीकृति दे दे। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग ये व्यवहार किससे रिलेटेड है, कि ये जो तुम्हारा मम्मी कहती है ना कि बेटा हमारी बात तो तू सुनता नहीं है, गुड़िया तू हमारी बात तो सुनती नहीं है, तेरे को चाहिए तेरे दोस्त, तो जो दोस्त हैं वो कह दे रहे हैं कि भैया ये करो, हाँ बिल्कुल, वो तुमको देख के मुस्कुराती है तो तुम भी कह रहे हो हाँ मुस्कुराती है, उधर से कह दे रहे हैं देखो वो तुमको देखता है तो तुम कह रहे हो हाँ देखता है, अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, और तुम कह दे रहे हो हाँ। ये बोले बड़े बड़े हीरी, क्या बोलते, सॉरी हीर रांझा, शीरी फराह, रोमियो जूलियट, है ना, ये सब है ना, इन सब ने प्रेम के लिए पता नहीं क्या क्या किया, भड़काए दिए तुमको, तुम उनकी स्वीकृति के लिए चल भी दिए, घर वालों से एकदम एकदम उस पे चल दिए, तो ये किसके लिए, तो ये व्यवहार जो है वो लव और बिलोंगिंगनेस की, अरे यही मेरे सगे हैं दोस्त, और बिलोंगिंगनेस ये मेरी बहन है बहन, ये मेरा भाई है भाई, झूठ थोड़ी ना बोलेगा मुझसे, ये मुझे पिटवाएगा थोड़ी ना तो ये इसके चक्कर में हो रहा है, सब कुछ किसके चक्कर में हो रहा है, इसके चक्कर में हो रहा है। अपनी क्षमता को महसूस करना, वो सब कुछ बनना जो बनने के लिए आप सक्षम हो, है ना, यानी आपको आत्मसिद्धि हो गई, आधों को आत्मसिद्धि हो जाती है लेकिन जोना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कह देते हैं ये छोड़ दे, कौन करेगा, पता तो मुझे है मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन यार जो मिल रहा है उसका आनंद अलग आ रहा है। इन द सेंस आप इसे ऐसे समझ लो, आप में से बहुत सारे बच्चों को आज तक में ये नहीं पता होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हुआ होगा कि वो क्या करने के लिए पैदा हुआ। आपको लगता है अच्छा चलो टीचर बन लेते हैं, अरे टीचिंग की जॉब निकाल नहीं रही है यार यूपी गवर्नमेंट, केवी में देखें, ईएमआरएस में देखें, लेकिन यार केवी में इंटरव्यू होता है यार, ईएमआरएस में देख लेते हैं, रट्टा मारने में तो मैं बहुत तेज हूँ, ईएमआरएस में देख लेते हैं, ईएमआरएस में नहीं हुआ यार अब क्या करें, चलो यूपीएसआई की भर्ती निकली है, चलो पुलिस की भर्ती निकली, पुलिस में कर देते। बेटा इसको नहीं बोलते हैं आत्मसिद्धि, यानी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो अभी बेसिक आवश्यकता में पड़े हुए हो कि शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाए और जॉब लग जाएगी तो सुरक्षा भी मिल जाएगी, फिर प्यार करने वाले लोग आ जाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे हमको तो पहले से पता था नगीना है आपका लड़का, नगीना, और फिर सम्मान मिलेगा, एकदम यूं करके वर्दी में फोटो खिंचाया करेंगे। तुम्हें सम्मान चाहिए पैसे से आता हुआ, अभी तुम्हारी आत्मसिद्धि नहीं है इसलिए तुम ये भी लपक लूं वो भी लपक लूं, कुछ तो लपक लूं में चल रहे हो। और जिसको पता भी पड़ जाएगा कि मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो वहां आलसी औलादे और हैं, जोना कॉम्प्लेक्स की मारी, अरे छोड़ो दे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान जी सॉरी आपने किस लिए भेजा था, अपन से नहीं हो पाएगा, तो ये वाला मामला हो जाएगा। तो अपनी क्षमता को महसूस करना और वो सब कुछ बनना जो व्यक्ति में बनने की क्षमता है, व्यक्ति सक्षम है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो करने के लिए आप पैदा हुए हो कर सकते हो। और यही इसी में क्या पैदा होता है, जोना कॉम्प्लेक्स, इसी में क्या पैदा होता है, जोना कॉम्प्लेक्स। साइकोलॉजी से खूबसूरत कोई सब्जेक्ट ही नहीं बना मेरे बच्चे, कारण ही बहुत स्पष्ट है, आदमी की कलई खोल देता है, रियलिटी को एकदम किसमें ले आता है, टुकड़ों में ले आता है, रियलिटी को टुकड़ों में ले आता है एकदम सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा दुर्व्यवहार वाले घर से आता है, मतलब मारपीट होती है और लगातार खतरा महसूस करता है, तो उसकी कौन सी आवश्यकता वर्तमान में पूरी नहीं हुई जिससे लर्निंग में उसकी, मतलब क्लास में उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। उसको लगता है मारपीट हो जाएगी तो वो डरा डरा रहेगा, तो उसकी कौन सी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, किस आवश्यकता पूरी नहीं हुई, सुरक्षा की, तो वो स्कूल में भी डरा डरा महसूस करेगा कि कोई चपटिया न दे मुझे। रॉबर्ट गैने आ जाए साहब, अब देखिए भैया रॉबर्ट गैने साहब, फिर रॉबर्ट गैनो को भी एक बार शॉर्ट में इनका भी लिख के बता दूंगी। तो रॉबर्ट गैने साहब ने एक किताब लिखी थी 1956 में, एक किताब लिखी थी 1956 में, है ना, हाँ 1956 में रॉबर्ट गैने साहब ने किताब लिखी। उस किताब के अंदर उन्होंने लर्निंग के 8 तरीके और इंस्ट्रक्शन देने के लिए 9 चरण बताए थे। तो याद रखना इस किताब के अंदर इन्होंने लर्निंग के क्या बताया, लर्निंग के 8 चरण बताए, एक भी स्किप नहीं हो सकता। एंड इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं अनुदेशन यानी पढ़ाने के, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन के 9 इंस्ट्रक्शन, यानी क्या कहेंगे बेटा जी, अनुदेशन के कितने, तो आप कहोगे उसके 9 चरण बताए। उसके कितने बताए, तो कहना 9 चरण उसके भी बताए थे, ठीक ना, 9 चरण उसके भी बताए थे। तो क्या कहोगे, कहां कौन सी, बिल्कुल द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, की लर्निंग कैसे होती है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये जेरोम ब्रूनर की किताब है।
कि एजुकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। किसकी किताब है? जेरोम ब्रूनर। किसकी किताब है गुड्डा जी? तो बोलो जेरोम ब्रूनर की। क्या कहोगे? किसकी किताब है बिट्टू? जेरोम ब्रूनर। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी सबकी फेवरेट किताब विलियम जेम्स की। कौन सी किताब है? विलियम जेम्स की। सबको पता है विलियम जेम्स, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड, बहुबुद्धि का सिद्धांत है, किसकी है? गार्डनर भैया की है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी? गार्डनर भैया की। मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेट करती है। अब देखो साहब, मैं चाहूंगी कि पहले एक बार मैं आपको यहां पर रॉबर्ट गैने भैया का क्या बता दूं, अधिगम का जो चरण है उन्होंने जो बताए हैं वो 8 चरण बता दूं जो इन्होंने बताए। इन्होंने कहा सबसे पहले आता है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग, है ना। इसको याद मैं 2 मिनट में आपको करा दूंगी। पहले आप मेरे साथ साथ इसको, जिस तरीके के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार मेरे साथ साथ में दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। मेरी बात को समझ गए ना। पहले क्या करना है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार मेरे साथ साथ बिठा लीजिए। तो जितने भी बच्चे हैं आपस में बतियावन कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों से कि 2 मिनट के लिए यहाँ से जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उस पर ध्यान दे दीजिए। याद मैं 2 मिनट में यही करा दूंगी। संकेत अधिगम को बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? सिग्नल। क्या बोलते हैं गुड्डा? सिग्नल लर्निंग बोलते हैं। ठीक बिट्टू। अच्छा, ये किससे मैच करता है? तो पावलव के क्लासिकल कंडीशनिंग से मैच करता है। तो जिससे मैच करता है वो भी मैं सामने लिख देती हूं। तो याद रखना, पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग से। पावलव की, पिछली बार पावलव साहब पढ़े थे ना क्लासिकल कंडीशन, तो पावलव की शास्त्रीय अनुबंधन से ये मैच करता है। ठीक। संकेत अधिगम के बाद दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या आता है? उद्दीपक अनुक्रिया। दूसरा क्या आता है? उद्दीपक अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स, है ना, तरीका, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस। जब जब कोई उत्तेजक होगा तो आप उत्तेजित होकर क्या करोगे गुड्डा? रेस्पॉन्स करोगे। ये किससे मैच करता है बिट्टू? तो कहना ये मैच करता है स्किनर से। किससे? नहीं नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया ये मैच करता है किससे? थॉर्नडाइक से। किससे मैच करता है? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और अनुक्रिया की बात कही थी, तो ये थॉर्नडाइक से मैच करता है। ठीक है ना। संकेत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, फिर आएगा संकेत। फिर क्या आएगा? सॉरी, संकेत नहीं, संकेत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, फिर आएगा चेन, श्रृंखला। क्या आएगा? श्रृंखला आएगा। फिर क्या आएगा? श्रृंखला। क्या आएगा? श्रृंखला, कि भैया एक चेन बन गई। फिर याद रखना, फिर आएगा शाब्दिक, वर्बल। फिर क्या आएगा? शाब्दिक अधिगम। ये सब अधिगम के प्रकार, चरण बताए उन्होंने, अधिगम के स्तर बताए। श्रृंखला, अधिगम। ठीक है ना। तो श्रृंखला का मतलब चेन लर्निंग, और शाब्दिक का मतलब हो गया गुड्डा वर्बल लर्निंग। क्या मतलब हो गया? वर्बल। फिर वर्बल हो गया मतलब हाँ कि बातचीत हो रही है, और कैसे हो रही है? शब्दों के माध्यम से हो रही है, वर्बल लर्निंग हो रही है। फिर उसके बाद आता है जब बातचीत होने लगती है तो विभेदात्मक। विभेदात्मक, तो इसको विभेदात्मक को याद रखना डिफरेंशिएटेड। क्या कहोगे? डिफरेंशिएटेड, विभेद, अंतर, है ना। फिर आता है कंसेप्ट, फिर आता है सिद्धांत, फिर क्या आता है? हाय हाय, मर गए मर गए मर गए मर गए। ये वर्बल, ये चेन। फिर क्या आता है बेटा जी? संकेत। फिर क्या आता है? सॉरी, फिर आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी प्रत्यय या संप्रत्यय कह लीजिए। फिर आता है आपका एंड में सिद्धांत, यानी थ्योरी कह लीजिए, सिद्धांत अधिगम, है ना। फिर अंत में आता है समस्या समाधान। समस्या समाधान। फिर अंत में क्या आता है बेटा जी? समस्या समाधान। अब देखो, याद करने का तरीका देखना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी इस चीज को, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए, ठीक है ना, आगे बढ़ना है कि भैया अगर एक सीक्वेंस इनका पूरा नहीं हुआ तो आप वैसे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। हाँ, ऐड ऑफ कर दो सेटिंग में। मनीष भाई मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए, फिर नहीं आएगा। और मैं भी पढ़ लूं, थोड़ा सा मजा तो आना चाहिए मुझे। सिग्नल, स्टिमुलस, चेन, ये तो पढ़ने वाली बच्ची है। झूठी, सुबह सुबह, आय हाय, नैनू सिस, दीदी नेम ले रही हैं बिट्टू। आहा हा, देखो पढ़ने वाले बच्चे तो हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा आनंद तो ले लेने दो पहले इनसे। हिंदी पढ़ो बुक से, सब कुछ आसान होने लगेगा। अच्छा, बुक नहीं है, मजा आता है यार कभी कभी एकदम। और देखो, अरे यार अब तुम हंसने लग गए, ये चले जाएंगे।
इन्हीं का तो असली मजा है। कल कल एक बच्चे थे, 2 बच्चे, कल की मजेदार बात बताऊं। कल इतना ही जबरदस्त हो गया, इसी क्लास को मैं क्या कर रही कि क्लास में ना ये होता है, मैं ये देखती हूँ कितनी बजे की शेड्यूल है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि संडे की क्लास जो होती है ना वो शेड्यूल समय से पहले हो गई या समय के बाद में हो गई तो गड़बड़ी ना हो जाए। वैसे तो रोहित भैया जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि शाम वाली क्लास 4 बजे हो, ये वाली क्लास 10 बजे हो। भाई साहब कसम से वो जैसी क्लास शेड्यूल होती है तो उसमें मैसेज करने का अलाउ रहता है। तो उधर चल रहा जानू, क्या था, जान गुड नाइट, दूसरी तरफ से भी चल रहा तो बात नहीं करोगे जान, उधर से भी चल रहा ओके जान गुड नाइट। भाई साहब मैंने कसम से दब लिए वो, मैंने कहा वाह जान जान की बातें हो रही। तो उसमें से जो गुड़िया होगी उसने तुरंत अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए, लिखती है गुड़िया पढ़ाई की बात हो रही है। मैंने कहा यार बच्चे कितने तेज हैं, क्लास शेड्यूल होने के बाद से क्लास के लाइव होने के बीच में इसको चैटिंग का अपना क्या बनाते हैं, स्पॉट्स बनाते हैं। मतलब टीचर इज लाइक कि यार मैं जान लगा दूंगा पढ़ने के लिए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, जान तुम कैसी हो, आओ गार्गी मैम की क्लास शेड्यूल हो गई है, उसी क्लास के नीचे चैट करेंगे। घर वाले अगर कहेंगे तो कह देंगे देखो पढ़ रहे हैं, देखो कहाँ है, लो व्हाट्सएप चेक कर लो स्नैपचैट चेक कर लो। क्या बात है यार, मतलब क्या दिमाग है, इतने ज्ञानी बच्चे हैं। इसी तरीके से अब देखो, इसी सिद्धांत पे ये जो मैंने कहानी किस्सा सुनाया, इसी से आज रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानगी पढ़ाऊंगी। श्रृंखला अधिगम को स्किनर से जोड़ लेना, श्रृंखला अधिगम को किसके साथ जोड़ लेना, स्किनर के साथ। अब इसी के साथ रॉबर्ट गेने की क्या पढ़ाऊंगी, अधिगम सोपानगी पढ़ाऊंगी बेटा जी, अधिगम सोपानगी। इसी से तो देखो तुम्हें क्या लगता है, इनकी जो लव स्टोरी वहां तक पहुंची है और इन्होंने अपनी समस्या का जो समाधान किया है जबरदस्त, कि एकदम मेरे परखच्चे उड़ गए हैं, है ना। तो उस वहां तक पहुंचने में कैसे पहुंचे होंगे, तो इनकी कहानी पर ध्यान देंगे। सारे बहन भाई आज अपनी अपनी, हाँ, इन प्यारे प्यारे बहन भाइयों की कहानी पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने किसी ऐसी ही चलती क्लास में सिग्नल दिया होगा, है ना, कि ऐसा होता है ना, इधर भी सिग्नल भेजे उधर भी सिग्नल भेजे, कहीं से तो कोई एलियन आके कह दे कि हाँ हमारे यहाँ पे भी जीवन है, ठीक है ना। तो सिग्नल भेजे होंगे साहब। तो उस लड़के ने, उस गुड़िया ने, दोनों ने सिग्नल, देखो मैं इसको ये नहीं कहती, बट हाँ मुझे लगता है कि लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स पे ये नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी व्यक्तिगत मर्जी है, सब समझदार हैं, उनकी अपनी मर्जी। तो सिग्नल भेजे होंगे। अब सिग्नल भेजे, पहली बार तो सभी सिग्नल भेजते हैं, अब बहुत जगह वो सिग्नल क्या हुए होंगे, रिजेक्ट हुए होंगे। एक जगह पर उस सिग्नल के प्रति अनुक्रिया आ गई होगी, हाँ हेलो कैसे हो, ठीक है ना, सिग्नल भेजा गया होगा, या कैसे कैसे हो या जो भी रहा कैसी हो, एक जगह से अनुक्रिया आ गई होगी। तो पहले तो भेजे गए होंगे सिग्नल, सिग्नल बहुत जगह से टूटे होंगे, लेकिन एक जगह से उस सिग्नल उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया आ गई होगी। खेल की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई होगी। फिर जैसे ही उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया आई, फिर उन्होंने ये श्रृंखला बना ली होगी कि अब तो चैटिंग खेलेंगे। फिर क्या हुआ होगा कि गार्गी मैम जैसे किसी ने, जिसकी 4 आंखें होंगी, उसने किसी दिन ऐसे लाइव चैट में उनको दब लिया होगा, और दबने के बाद कहा होगा कि देखो नागमणि दे दी जाएगी। तो अब चेन श्रृंखला में बड़ी दिक्कत हो गई होगी। तब तक फिर इनको ये जो समस्या थी, इस चेन श्रृंखला में इनको समस्या हो गई होगी, तो इन्होंने कोड वर्ड में पहली बार क्या लिखा होगा, शाब्दिक अधिगम करने के लिए अपना फोन नंबर ट्रांसफर किया होगा, और उसके बाद इनका पहली बार वर्बल अधिगम हुआ होगा। हेलो कौन कैसे, मैं वही 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 वही, हाँ हाँ वही जिसको सिग्नल तुमने भेजा था और जिसने उस उद्दीपक पे अनुक्रिया की थी, फिर ये श्रृंखला बन गई थी। आज तुम और हम शाब्दिक अनुगम अधिगम कर रहे हैं, आज तुम और हम बातचीत कर रहे हैं। तो बेटा जी बातचीत हुई होगी, तो फिर क्या हुआ होगा, विभेद किया होगा। विभेद का मतलब अंतर, ये दूसरों से कैसे अलग है, ये मेरी वाली सबसे अलग है, नहीं नहीं मेरा वाला तो बहुत ही अलग है, नहीं ये वैसा नहीं है जो टाइम पास हो। उधर उसने भी कहा होगा कि नहीं ये तो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, हर समय ऑनलाइन रहती है पढ़ने के लिए। तो विभेद किया होगा। फिर इन्होंने कोई कंसेप्ट बनाया होगा अपने दिमाग में। कंसेप्ट ये बनाया होगा कि देखो भाई पढ़ाई भी लिखाई भी चलती रहे, वरना घर वालों को पता पड़ गया कि पढ़ते नहीं है, ये तो कुछ और ही कंसेप्ट है इनका, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, चलती क्लास में जैसे ही क्लास शेड्यूल होगी
वहां ही पहुंच के एकदम नीचे मैसेज खेलेंगे। तो कंसेप्ट बनाया होगा, फिर इनका ये क्या बन गया होगा, सिद्धांत बन गया होगा। यानी फिर क्या हो गया, सिद्धांत बन गया। यानी कंसेप्ट पहले क्या बनता है, कंसेप्ट पहले कंसेप्ट बनाया, फिर इन्होंने ये सिद्धांत ही बना दिया। सिद्धांत क्या बन गया कि अब से हम कहीं पर भी कभी व्हाट्सएप पे नहीं, क्योंकि घर वाले देखें तो भी ना मिले, ठीक है, किसी स्नैपचैट पे नहीं, किसी टेलीग्राम पे नहीं, कहां मिलेंगे, वही मिलेंगे क्लास शेड्यूल होते ही। और इस तरीके से इस नवयुगल प्रेमी ने अपनी समस्या का समाधान किया होगा। लेकिन गार्गी मैम ने इनको कल दब लिया है, गार्गी मैम ने क्या कर लिया है, इनको कल लाइव दब लिया है। तो इनकी अब जो समस्या आई है उसका समाधान ये किसी और तरीके से करेंगे। तो तुम्हारे लिए लेकिन याद करने के लिए बेस्ट चीज इन्होंने बना दी कि कैसे इनकी कहानी शुरू हुई होगी या कैसे किसी और की भी कहानी शुरू होती है। तो मेरे साथ याद रखना क्या कहना है, सबसे पहले संकेत जाते हैं, फिर उद्दीपक पे अनुक्रिया, फिर श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है, फिर वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेटा जी, फिर विभेद होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के बाद विभेद कि मेरा वाला ऐसा, मेरा वाला ऐसा, फिर दिक्कतें आती हैं तो कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं तो फिर पक्के सिद्धांत बना दिए जाते हैं, कंसेप्ट के बाद सिद्धांत, फिर इस तरीके से जीवन में आने वाली समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये है इनकी लर्निंग। संकेत अधिगम अब क्या होता है, अब मेरी बात को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखते हैं। ये क्वेश्चन सिद्धांत में इनके क्रम को पूछ लेता है, इसीलिए मैंने इस कहानी से आपको याद कराया। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। अब देखिए, संकेत का मतलब होता है, जब आपने देखा ना छोटे बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश, ए फॉर एप्पल, तो संकेत देके लर्निंग कराई जाती है, आदत बनाई जाती है। तो ये पावलोव साहब की क्लासिकल कंडीशनिंग से मैच करता है। जैसे ही बच्चा जब जब देखेगा क्या एप्पल, तो उसके मुंह से पूरा निकलेगा ए फॉर एप्पल। वास्तव में छोटा बच्चा यही करता है, ए फॉर एप्पल। जैसे कंडीशनिंग, ये लर्निंग का पहला स्टेज है। मेरे बेटे को केक बोलने से पहले वो बोलता है हैप्पी बर्थडे, पहले वो बोलता था हैप्पी बर्थडे है, ये क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू है। केक नहीं बोलता था, बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू है, बाद में बोलने लगा ये केक है, ठीक है ना। हाँ, ये कहानी थी बेटा, याद करने के लिए कहानी। अच्छा, फिर स्टिमुलस, जब जब कोई स्टिमुलस होता है तो रेस्पॉन्स होता है। तो जब जब कोई बोलेगा क तो बोल देगा कबूतर, कोई बोलेगा ख तो बोल देगा खरगोश, कोई बोलेगा ए तो बोल देगा एप्पल। जैसे मेरे बच्चे ने ये जो सीखा है, हम उसको डराने के लिए, जैसे होता है ना, हमारी मम्मियां, आपकी मम्मियां भी कहती होंगी कि मैं 3 तक गिनूंगी, उठ जाना। मैं यहां से बोलती हूँ बेटा मैं 3 तक गिनूंगी, मेरी बात मान लो वीर, और मैं जैसे ही बोलती हूँ 1, मेरा बेटा काउंटर में काउंटिंग बोलने लगता है यार, 2, मेरी हंसी छूट जाती है। मैं कहती हूँ 3, फिर वो कूद के आ जाता है मम्मी 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे 10 तक गिनती हो रही है यार। तो ये क्या है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। यानी दिमाग में ऐसा सिग्नल फिक्स हो जाता है पहले कि फिर जब जब वो उद्दीपक आता है वही अनुक्रिया हो जाती है। माँ कह रही है कि मैं 3 तक गिन रही हूँ, और माँ डराना चाह रही है, औलाद क्या कह रही है, माँ बोल रही है 1, औलाद बोल रही है 2, ठीक है ना। फिर आती है श्रृंखला अधिगम, चेन। श्रृंखला अधिगम क्या होता है कि धीरे धीरे आप लर्निंग की तीसरी स्टेज पे आते हो, किसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट गैने के अकॉर्डिंग, जो कि स्किनर साहब से मैच करती है। कि जब भी हम सीख रहे होते हैं तो हम एक, जैसे ताला खोलते हैं हम, तो ताला खोलना हमारा सीखने की चेन लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है। हमको पता है पहले चाबी फिक्स करेंगे, ताला ऐसे पकड़ेंगे, फिर उसको घुमाएंगे, फिर खोलेंगे। तो ये क्या है कि एक के बाद एक उद्दीपक है तो दूसरी अनुक्रिया है, फिर एक उद्दीपक दूसरी अनुक्रिया, इस तरीके से कई सारी उद्दीपक और अनुक्रियाएं शामिल होती है। वर्बल अधिगम का मतलब होता है फिर यही बच्चा वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने लगता है, यानी लिखित में किताबें पढ़ने लगता है, इसको बोलकर कोई प्रॉब्लम समझाई जाती है तो उसको बोलकर उस चीजों को समझ में आ जाता है, तो वर्बल प्रॉब्लम हो गई। फिर वो चीजों में अंतर करने लगता है, यानी उसको इतनी अच्छी समझ बन जाती है कि वो नमक और खाना सोडा में अंतर कर पाए, है ना, वो चीनी और नमक में अंतर कर पाए, वो रेत और मिट्टी में अंतर कर पाए, तो इसे विभेद बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी समझ से खुद कंसेप्ट बनाने लगता है, फिर सिद्धांतों की समझ बनाने लगता है, और अंत में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या का क्या करने लगता है, समाधान करने लगता है। ठीक है साहब, आ जाओ। तो इसी से रिलेट करता हुआ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि गैने के अधिगम पदानुक्रम के अकॉर्डिंग सीखने का सबसे निचला लेवल कौन सा है। तो सबसे निचला लेवल सिग्नल, सिग्नल के बाद क्या है, दूसरे नंबर पे स्टिमुलस रेस्पॉन्स, तीसरे नंबर पे चेन, और चौथे नंबर पे नहीं
5वें नंबर पर आपका कंसेप्ट लर्निंग आता है। नहीं, 5वें भी नहीं, 6ठे पे आता है बेटा जी, है ना। चौथे नंबर पे तो वो आता है आपका, क्या कहना चाहिए, वर्बल, और फिर आता है आपका क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड, फिर 6ठे पे आता है कंसेप्ट। आ जाओ, ज्ञाने के प्रदानुक्रम में लर्निंग का उच्चतम और सबसे कठिन लेवल क्या है? तो सबसे कठिन लेवल और सबसे हायर 8वां लेवल क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ज्ञाने के अनुदेशन के 9 चरण हैं, है ना। तो इन्होंने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में न केवल लर्निंग के 8 चरण बताए कि जब भी हम लर्निंग करते हैं तो इन 8 चरणों से ये गुजरती है, बल्कि बेटा जी इन्होंने क्या करा, लर्निंग के मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शन देने के 9 चरण भी बताए। क्या बताए? इंस्ट्रक्शन देने के 9 चरण भी बताए। टीचर को इंस्ट्रक्शन यानी पाठ की शुरुआत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? टीचर को इंस्ट्रक्शन यानी पाठ की शुरुआत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बताएंगे सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए, नॉर्मली भी बता दो, अगर तुम्हें 9 चरण न पता हो तो भी तुम बता दो कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दो। क्या करना चाहिए? हाँ बेटा जी, हाँ हाँ। नहीं बेटा अभी नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। बताओ क्या करना है? बस थोड़ी देर में हुई भैया दीदी की पढ़ाई, आप बताओ। हाँ ये लो, ये लो, इधर से ले। जी बेटी, इसमें लो, लो। बिस्किट है नहीं बेटा मेरे पास, इसमें मैंने आपका पराठा रखा है। क्यों, पता था क्यों नहीं रखना इसमें भैया? तो जाओ अपने भैया जी से ले लो। असुविधा के लिए खेद है, बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है। जैसे तुम्हारे फोन में आता है ना ऐड, ऐसे ही मेरे फोन में भी ऐड आता है मेरे एरिया में भी ऐड आता है, वो मेरी औलाद है। आ जाओ, तो सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? बिल्कुल यार, बच्चे का क्या करना चाहिए? ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये पहला अनुदेशन जब आप कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, अनुदेशन का मतलब पढ़ाना, तो सबसे पहले क्या करोगे? बच्चे का ध्यान केंद्रित करोगे। दूसरा क्या करोगे? बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी दोगे, पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या करोगे? उद्देश्यों की जानकारी देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताना, उद्देश्यों की जानकारी देना, ठीक है ना। बच्चे को बताना कि बेटा आज हम ये सीखेंगे, है ना, जानकारी देना। तो आप क्या कर रहे हो? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी दे रहे हो। फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज को, है ना, प्रीवियस नॉलेज, प्री नॉलेज, उसको जोड़ते हुए रिकॉल कराना या कोई एक्टिविटी कराना जिससे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को आप इस्तेमाल कर सको, बच्चा क्लास के साथ जुड़ सके। फिर क्या करना है आपको? फिर कंटेंट, कंटेंट प्रस्तुत करो। फिर क्या करो? कंटेंट को क्या करो? फिर कंटेंट को प्रस्तुत करना है। जब कंटेंट आपका प्रस्तुत हो गया, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो, अब कंटेंट आपने प्रस्तुत कर दिया, अब उसको सीखना कैसे है उसके लिए गाइडेंस देना। तो बोलो अधिगम के लिए मार्गदर्शन, अधिगम का मार्गदर्शन, अधिगम का क्या करना? अधिगम का मार्गदर्शन करना कि भैया कैसे आप इसको पढ़ना है बेटा जी, कैसे इसको सीखना है, ये बताना है आपको बच्चे को कि बेटा जी ये जो टॉपिक है इसको कैसे याद करना है। तो याद करने के जो भी तरीके आप बता सकते हो, जो भी केस स्टडी आप दे रहे हो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। फिर जब आपने उसको बता दिया, फिर आप उससे क्या ले रहे हो? एक तरीके से
रेस्पॉन्स प्राप्त कर रहे हो। अभ्यास कराना, सिंपली बोलो अभ्यास कराना कि कितना उसको समझ में आया, अभ्यास कराना। जब अभ्यास कराना हो गया तो फिर 7वें लेवल पे क्या आता है, फिर फीडबैक दो। आपने अभ्यास कराया ना, अब कोई तो गलती की होगी उसने, अब अभ्यास के बाद क्या करो, फीडबैक। क्या करो, अभ्यास के बाद क्या दे दो, फीडबैक। फीडबैक देने के बाद फिर देखो उसको दोबारा से उसका प्रदर्शन कैसा हुआ, फिर उसके क्या करो, प्रदर्शन का आकलन करो। प्रदर्शन का क्या करो, आकलन करो। प्रदर्शन का क्या करो, आकलन करो। और आपने उसके प्रदर्शन का क्या करा, आकलन किया कि भैया कैसा कर रहा है, क्योंकि आपने फीडबैक देके उसमें चीजों को सुधारा है ना। फिर उसके बाद आप देखो कि अब आपने उसके प्रदर्शन का आकलन किया, तो अंत में देखो कि उसको वो चीज अप्लाई करना सीखा या नहीं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसफर करना सीखा या नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है ना करना सीखा या नहीं, या प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसफर करना सीखा या नहीं, ये देखो। आ जाओ। एक बच्चा सेब, केले और संतरे जैसी वस्तुओं को फल कहता है, सीधे सबके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करता है, क्या कहता है, फल। हाँ, क्या दूं, पैसे? पैसे कहां से दूं भैया, मेरे पास नहीं है बेटा पैसे, मैं तो गरीब हूं। ले एटीएम कार्ड ले जा, वापस दे दिए, लेकिन ले जाओ, यही है मंग, ले जाओ, धन्यवाद। हाँ जी, बताएंगे जल्दी। एक बच्चा केब, सेले, संतरे सबको क्या बोलता है, फल बोलता है। सबके लिए उसने एक ही नियम लगा रखा है, और क्या बोलता है, सबको क्या बोलता है बेटा जी, फल बोलता है, फल। फल सबके लिए एक ही शब्द है, फल। तो आप इसे क्या कहोगे, बताएंगे। ग्रुपिंग कर रखी है तो कंसेप्ट, चेन नहीं है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स नहीं है, रूल नहीं है। कौन रॉबर्ट गेने द्वारा पहचाने गए लर्निंग आउटकम्स की 5 श्रेणियों में से एक नहीं है। तो रॉबर्ट गेने ने 5 डोमेन बताए, है ना, लर्निंग के 5 डोमेन बताए। जैसे ब्लूम ने 3 डोमेन बताए, इन्होंने 5 डोमेन बताए। एक इन्होंने कहा बौद्धिक कौशल, ये इन्होंने बताया बौद्धिक कौशल। दूसरा संज्ञानात्मक रणनीतियां बताया कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, इनर कंडीशन आउटर कंडीशंस कैसी होंगी। मौखिक जानकारी, गामक कौशल, मौखिक जानकारी बताई, गामक कौशल बताया। मौखिक जानकारी कि आप वर्बल कितनी जानकारियां प्राप्त करते हो, आप फिजिकली कितना एक्टिव रहते हो, और एंड में आपके अभिवृत्ति, जिसको हम कहते हैं आपका एटीट्यूड बताया। क्या बताया, अंत में बताया एटीट्यूड, अभिवृत्ति जिसे कहते हैं, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड। बोले जब भी हम कुछ सीखते हैं तो ये 5 हमारी चीजें आउटकम्स आएंगी। उनमें से इमोशनल इंटेलिजेंस उन्होंने नहीं कहा। एक तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा हमारी चीजों को समझने का तरीका बदलेगा, हमारी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, हमारी पहले से जो मौजूदा जानकारी है वो बढ़ेगी, हमारे एटीट्यूड में चेंज होगा। तो ये 5 इन्होंने दी हैं। एक बच्चा जो पीरियडिक टेबल होती है ना, जो फिजिक्स में याद करते हो, उसके तत्वों को याद करने के लिए एक न्यूमोनिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग, मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी याद कराई तो मैंने एक न्यूमोनिक्स का यूज किया। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है याद करने का तरीका, कि हम इंफॉर्मेशन पे कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, यानी हम अपने कॉग्निशन की स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्मृति सहायक विधि से कि मैंने एक कहानी सुनाते हुए आपको पूरे 8 क्रम सीक्वेंस में याद करा दिए, क्योंकि वही पूछता है। तो इसको ऐसे ही पीरियडिक टेबल भी क्रम में पूछता है। तो बच्चे ने अपनी एक कहानी सी बना दी है, स्मृति सहायक विधि बना दी है। तो गैने के लर्निंग आउटकम्स की श्रेणी में ये किस इनर प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, ये उसकी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी थी। क्या थी ये, इसकी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी थी कि वो चीज को कैसे अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करेगा, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट, गैने के पदानुक्रम के अकॉर्डिंग लर्निंग का कौन सा लेवल रूल लर्निंग के प्रत्यक्ष पूर्वापेक्षा के रूप में काम करता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि रूल लर्निंग से पहले कौन सा आता है, रूल लर्निंग से पहले कौन आता है। रूल लर्निंग का मतलब सिद्धांत, नियम, है ना। तो रूल लर्निंग से पहले कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कंसेप्ट। रूल लर्निंग के बाद तो समस्या समाधान आएगा। क्या आएगा, सिद्धांत से पहले रूल लर्निंग, यानी सिद्धांत से पहले कंसेप्ट आएगा। एक टीचर कहता है आज हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्किल का एरिया पता लगाएंगे।
गहने के अनुदेशन के चरणों के जो 9 चरण हैं, टीचर किस चरण को निष्पादित कर रहा है, दूसरे चरण को, जिसमें टीचर बच्चों को ये बता रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से क्या कर रहा है, अवगत करा रहा है। अधिगम का मार्गदर्शन प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने के बाद चौथे चरण में करेगा। ये थर्ड चरण होता है जब प्रीवियस नॉलेज को जोड़ता है। लास्ट में प्रतिधारण, और ये नवा चरण है लास्ट, कि जो बच्चे ने सीखा है उसको बच्चा ट्रांसफर करना जाना या नहीं जाना। 9 के 9 चरण भी याद कर लेना अनुदेशन के। साइकिल चलाने या पेंसिल से अक्षर लिखने की, साइकिल चलाना, पेंसिल से अक्षर लिखने की शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से करना सीखना गहने के अधिगम के किस क्षेत्र के अंदर आता है। यानी आप अपने साइकिल चला रहे हो या पेंसिल से लिख रहे हो, तो जो लर्निंग के आउटकम्स हैं 5, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, मोटर, ठीक है, वर्बल जानकारी, और लास्ट है, वर्बल जानकारी भी हो गया, आपका एटीट्यूड। तो इन 5 में से ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा मोटर स्किल्स में। किस में आएगा, क्योंकि लिखना है ना, तो मोटर स्किल्स में। किस में आएगा गुड्डा, तो कहो मोटर स्किल्स में आएगा। कैसी लगी क्लास, ये बताएं मुझे एक बार, कैसी लगी क्लास, कैसी लगी? एकदम नए तरीके से आज सीखने को मिला। तो आपने जनरल अपनी अभी तक की पढ़ाइयों में क्या 2 लोगों को मैंने आपको पढ़ाया, जिनमें एक है रॉबर्ट गहने, इनके बारे में भी आपको नई चीजें पता देखने को मिली है ना। इनके अनुदेशन के 9 चरण और लर्निंग आउटकम्स के 5 डोमेन आपको पता लगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने आपको अब्राहम मैस्लो बताया। अब्राहम मैस्लो को भी आपने पहली बार एकदम बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ा कि अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि नीचे वाली आवश्यकताओं की प्रबलता ही वो ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, तभी आप दूसरी पर जाओगे। आपने जोना कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, आपने सेल्फ ट्रांसेंडेंस यानी कि आत्म पारगमन के बारे में भी पढ़ा। तो ये एकदम नई चीजें और बहुत ही आराम आराम से और प्यार प्यार के साथ मैंने आपको समझाई, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ बैच से जुड़ना चाहे और अपनी इसी तरीके की सफलता को सुनिश्चित करना चाहे, तो साहब बैच में जुड़कर, प्रखर बैच में जुड़कर सिर्फ TWA20 कूपन कोड लगाना है और प्रखर बैच से अपनी प्रखर नॉलेज बेहतर करनी है। इसी तरीके की बेहतरीन सी आपको क्लास देखने को मिला करेगी। इसका टाइम टेबल आप देख लीजिए, ताकि आपकी यूपीटेट की प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो, बेहतर तरीके से हो। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मंडे से लेकर इसका टाइम टेबल चला करेगा। संडे को मेरी क्लास हुआ करेगी, लेकिन मेरी हुआ करेगी 10 AM। बाकी सबकी क्लासेस आप देख लीजिए। ट्यूसडे में जिस समय SST की नीरज सर की क्लास होगी, ऐसे ही शाम के 6 बजे ज्ञानेंद्र भैया की क्लास होगी ट्यूसडे में मैथ साइंस वालों के लिए। यह आपका टाइम टेबल है, जो कि आधार सीरीज आपको बहुत बेहतरीन आधार देने के लिए, अच्छी सी तैयारी को मुकम्मल कराने के लिए, आपको साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो, आप अपनी नॉलेज को बेहतर कर पाएं, इसके लिए ये लाई गई है। तो जो भी बच्चे बैच में एनरोल करना चाहें समय से करें, नोटिफिकेशन से पहले पहले करें, क्योंकि नोटिफिकेशन के आने तक आपका सिलेबस हम लोग आधे से ज्यादा कंप्लीट करा चुके होंगे, और हो सकता है पूरा ही कंप्लीट कराकर अपने रिवीजन पर चल रहे हैं। तो ये भी देखते हुए अपनी तैयारी अच्छी करें, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बस प्रखर बैच में TWA20 कूपन कोड लगाना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। पढ़ना कभी भी टेंशन का काम नहीं, इंजॉयमेंट का काम होना चाहिए। बाय बाय।